अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हम आज हाउ टू प्रिपेयर सेशन करने वाले थे एफ आर वन के ऊपर। उसके ऊपर हमने बात अब स्टार्ट करनी है, ठीक है। आई हैव जस्ट टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग एज वेल। सर, नॉर्म्स सेशन में कुछ ऐसा होगा कि आपने कोई भी बात अगर करनी है चैट के ऊपर तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको माइक ऑन करके कोई बात करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेज योर हैंड, देन आई विल अलाउ यू। आप कोई भी बात इसमें कर सकते हैं, बट आई विल रेकमेंड यू कि पहले थोड़ा सा आप सेशन को गुजरने दीजिएगा एंड देन आई विल कंडक्ट अ प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन एट लास्ट, ठीक है। जब आप जितने भी आपके माइंड में इश्यूज हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, सारी की सारी आप मुझसे यहाँ पर डील कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। सर, सबसे पहले तो मेरा नाम हमजा जुल्फिकार है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। आपके सामने मेरी प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। एंड मैं कोई पिछले 2 साल से जो है सी एंड ए सी सी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर, मेरे जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ सर, इसमें मेनली बिजनेस लॉ इंक्लूड है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ सी ए एंड ईसीसी, जिसमें सर मेरे पास यहाँ पर सी ए ब्रांड्स के प्लेटफॉर्म पर मेरे पास एफ ए आर वन एंड एफ ए आर टू है, ठीक है। आई एम एंटरटेनिंग सी ए ब्रांड स्टूडेंट फॉर एफ ए आर वन एंड एफ ए आर टू, ठीक। तो सर, इस सेशन का मकसद क्या है और इस सेशन में हम लोग क्या क्या बातें करने जा रहे हैं उसके बाद में थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा। सर, इस सेशन के अंदर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि सर एफ आर वन किस टाइप का सब्जेक्ट है और इसे एक शॉर्ट ड्यूरेशन जो कि अब रह गया है हमारे पास। आप जानते हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से हमारे पास टाइम अब उतना नहीं बचा जितना नॉर्मली एक स्टूडेंट के पास होता था, ठीक है। आप जानते हैं कि सर मेजोरिटी इंस्टीट्यूट ने अपनी क्लासेस भी बहुत लेट शुरू करी है। इवन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे उनके साथ मेरा एक सेशन स्टार्ट हो चुका था बहुत पहले ही सर, एट द मिड ऑफ मार्च में, लेकिन इसके बाद मेरे काफी सेशन जो है वो स्टार्ट होते रहे हैं सर। अप्रैल के मिड के अंदर भी मेरे एक बैच स्टार्ट हुआ बिजनेस लॉ का, एंड इसी तरह एफ आर वन और एफ आर टू के सेशन चलते रहे, क्योंकि सर हम जानते हैं कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि स्टार्ट में हम बहुत स्टार्ट से कहानी अपनी स्टार्ट नहीं कर सके थे, थोड़ा सा हम डिले हो गए, बट नो इशू सर, स्टिल वी हैव मच टाइम। देखो, अगर टाइम आपको इसको कंसिडर करना शुरू करोगे टाइम को, तो सर 1 महीना भी आपको बहुत लगेगा, और अगर टाइम को कंसिडर नहीं करोगे तो सर 6 मंथ्स भी कुछ नहीं है। 6 मंथ भी ऐसे पास होंगे आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो हमें टाइम को ना बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो उसी के लिए आज इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल टू ऑल यू गाइस कि हम किस तरह से इस अपने 3 मंथ्स, या 3 मंथ्स भी आप नहीं कह सकते, अब आप 2.5 मंथ्स हैं अप्रोक्स, इसका इसे हम किस तरह से इफेक्टिव बनाएं कि हम अपना पेपर जो है एफ वन का वो इसी अटेम्प्ट के अंदर पास कर सकें, ठीक। तो हम कहानी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, माइक आप अपनी सब ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपने माइक ऑन करना हो, आपको कोई बात करनी हो, यू हैव टू रेज योर हैंड, देन आपको मैं अलाउ करूंगा एंड देन आप बात कर सकते हैं। ऑलराइट सर, सबसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग सिलेबस आउटकम। सर, हमारा सिलेबस क्या है, आप सब फैमिलियर होंगे सिलेबस से, क्योंकि सर काफ़ी टाइम हो चुका है। इट मीन्स अगर आप में सारे स्टूडेंट जो हैं वो एफ ए आर वन या सेटअप में अपेयर हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कवरेज हर कोई अपने एंड पर कर चुका होगा। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपने वहां पर कुछ कवरेज की होगी, और अगर आपने पिछले अटेम्प्ट में एक सिलेबस पढ़ा है और आप उसको रिकॉल कर रहे हैं और री अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब भी आपने सर चीज़ें अच्छी तरह से गो थ्रू की होंगी। अभी जो मेरा मकसद है वो थोड़ा सा आपको आइडिया देना है कि सर हमारा सिलेबस किस टाइप का और हमें इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए कि हम इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर किस तरह से अपने आप को प्रॉपर रेडी कर सकें एफ वन के पेपर के लिए। अच्छा, तो सर हमारे पास सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारा सिलेबस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो जिसके अंदर जो मेन आपने इंक्लूजन देखा, अगर आप कंपेयर करें एफ वन को आज से 2 साल या 1.5 साल पहले के एफ वन पर, तो सर कुछ जो चेंजेस थे वो ये थे कि कुछ नए आई इंक्लूड हुए थे बिफोर आई गेस 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो सर जो नए आई उसमें इंक्लूड हुए थे, अब तो सर उसकी काफ़ी अटेम्प्ट हो चुकी हैं, तो आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके मिल जाएंगे आई कैप की तरफ से। तो सर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अब हमारा जो एग्जाम है ना सर एफ वन का, वो स्टैंडर्ड बेस्ड ज्यादा हो गया सर। पहले स्टैंडर्ड्स थोड़े से कम थे और जो बेसिक अकाउंटिंग थी वो एफ वन तक एक्सटेंड हुई हुई थी सर। लेकिन अभी ऐसा सीन जो है सर, वो थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट आ गई है, और आप जानते हैं कि अब हमारी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है सर, वहां पर हम प्योर अकाउंटिंग सीख कर आएंगे, और यहाँ हमें एक्चुअली अकाउंटिंग के साथ साथ कुछ रिपोर्टिंग भी सीखनी होगी, ठीक। तो अब हमें प्योर अपने स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, सही, ठीक है सर। स्टैंडर्ड्स में अगर हम मेन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ सकता है सर, आपके पास IS 7 आएगा सर, कैश फ्लो।
जो सर पहले भी इंक्लूडेड था, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट मेथड भी आपके सामने आ चुका है। इसके बाद सर IAS 16, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी IAS से पढ़ते आ रहे हैं सर, उसका एक एडवांस वर्जन यानी री-वैल्यूएशन का इम्पैक्ट इसके अंदर आने वाला है। सर ये माइक अपने आप ऑफ कर लीजिए। यस, ठीक है। तो इसके बाद सर हमारे पास आता है सर IAS 16 आ जाता है, IAS 20, IAS 23, IAS 40, IAS 36 एंड IFRS 15। अब सर हमें कवरेज किस तरह से करनी है, हमारा एग्जाम प्लान क्या होना चाहिए, और हम इस सिलेबस को क्या इसी सीक्वेंस से लेकर चलें या कोई और बेस्ट सीक्वेंस इसकी हो सकती है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको आपके सामने कुछ आइडिया पेश कर दूं कि सर देखिए, हमारे पास जो एग्जाम का जो सिलेबस है ना सर FA11 का, वो एक लेंथी सिलेबस है, ठीक है। एज कम्पेयर अगर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास कर आए हैं, तो आप जानते हैं वहाँ का सिलेबस और यहाँ के सिलेबस में सर काफी फर्क है। तो फिर इस बड़े सिलेबस को इतने शॉर्ट टाइम में, या जो अब रह गया है, हम कैसे कवर करें। देखो सर, आपको आपके पास 6 महीने हो या आपके पास 3 महीने हो, ऑल यू नीड टू फॉलो इस पासिंग मार्क्स अप्रोच। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी बहुत से स्टूडेंट मेरे सुन भी रहे होंगे मुझे, अभी इस लाइव सेशन के अंदर होंगे, ठीक है। तो सर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपने पासिंग मार्क्स अप्रोच अप्लाई करनी है, अपने अपने पढ़ते वक्त भी और एग्जाम में पेपर देते वक्त भी। सर वो पासिंग मार्क्स अप्रोच क्या है? देखो, पासिंग मार्क्स अप्रोच की बहुत सारी बातें हैं सर। एग्जाम जब आप अटेम्प्ट करते हो तब उसका मतलब कुछ और होता है, जब आप तैयारी कर रहे हो तब उसका मतलब कुछ और है। जिस तरह मैं आपसे थोड़ा सा अगर आइडिया दूं, तो आप जानते हैं, देखिए हमारे पास जो जो ग्रिड है सर, वो कुछ ऐसी है कि 7 से लेकर सर 13 तक के जो एरिया है आपके पास, इसमें आपको 40 टू अराउंड 50 मार्क्स जो है आपको इस एरिया से एग्जाम में आने वाले हैं। और सर अगर आप जरा गौर करें ना, तो ये एरिया कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है सर, छोटे छोटे से स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सर ऐसे हैं जिनको हम अगर लॉजिकली अच्छी तरह से सर समझ लें ना, तो हम इनके जो बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं अभी हम आगे हम अपने एग्जाम स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको और ज्यादा क्लियर बातें बता रहा हूँ कि सर हमारे एग्जाम स्ट्रक्चर जो अभी है, उसके बारे से हमें किस तरह से मजीद प्रिपेयर होना है। तो अभी तो हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। तो सर कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर हम इतना एरिया जो है ना, 8 से लेके 13 तक का एरिया, सर इसको अगर हम प्रॉपर कवर करके चले जाए ना सर एग्जाम में, तो अराउंड अराउंड सर हमें एग्जाम में जो है ये 40 टू 45 मार्क्स दिला सकता है। बट बल्कि आई शुड से कि सर ये आपको इससे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। सर वो किस तरह से? सर आपके पास जो ऊपर आ रहा है सर, आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर जो फाइनल अकाउंट्स का आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन टकरा सकता है सर, उसके अंदर भी आप जानते हैं कि सर जो टेस्ट हो रहे होते हैं सर, वो यही स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे होते हैं सर। फाइनल अकाउंट्स कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो हमें जो असल तैयारी करनी है सर, वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर ग्रिप करनी है। सर स्टैंडर्ड्स के ऊपर ग्रिप किस तरह से करनी है, इसके ऊपर भी मैं आगे जाके बहुत डिटेल में भी बात करने वाला हूँ आज की स्लाइड के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा सा आइडिया लिया अपने सिलेबस का। तो अगर हम 8 से लेकर 13 तक की कवरेज सर अच्छे से कर लेना, 8 से लेके 13 तक की अगर हम कवरेज अच्छे से कर लें, तो सर हम पेपर का एक मेजर जो चंक है सर, उसे साइड पे कर सकते हैं। सर हमारा जो बच्चा FA1 में अगर फेल होता है सर, तो सर वो क्यों होता है, इसकी बेसिक जो वजूहत हैं वो क्या है, और जो टीचर्स भी, कुछ टीचर्स इस बात को एडमिट कर चुके हैं, बट अभी भी स्टिल देयर आर सम टीचर्स जो जिनका फोकस सर इस एरिया से ज्यादा किसी और एरिया पर है। तो सर वो एरिया क्या है जहाँ पे नॉर्मल टीचर्स का फोकस होता है और स्टूडेंट का भी फोकस होता है। सर वो स्टूडेंट जो है वो सर 2-3 महीने सर अपने स्पेंड कर देता है सिंगल एंट्री के ऊपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर सर, कैश फ्लो के ऊपर और फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। सर हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो है सर, हमें जो है पेपर का जो मेजर एरिया है, जो पेपर में हमें ज्यादा मार्क्स दिला सकता है सर, पहले उसे टारगेट करना है। आप जानते हो कि सर फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री सर ऐसे एरियाज हैं, आप सर इनके ऊपर 2 महीने भी लगाकर चले जाओ सर, स्टिल आप एग्जाम में 100% मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। तो सर फिर पासिंग मार्क्स अप्रोच है क्या? सर पासिंग मार्क्स अप्रोच आपसे ये कहती है कि देखो, जो क्वेश्चन आपके औकात से बाहर है ना सर, ये ऐसे इसकी ट्रांसलेशन ये मैंने की है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपकी औकात से बाहर है, आपको लगता है कि सर इसमें मैं पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता, तो सर उसके अंदर ना आपने पासिंग मार्क्स सिक्योर करने हैं। अब सर पासिंग मार्क्स आप किस तरह से सिक्योर करोगे? सर हम किस तरह से फाइनल अकाउंट्स के अंदर एक पासिंग मार्क्स, अगर एक 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो किस तरह हम उसमें से 10-11 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अपने जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं सर, उनको मैं बताता रहता हूँ सर, और आपको भी इंशाल्लाह इस बारे में मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से हमने पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं अपने एरियाज के अंदर। तो यहाँ हमने थोड़ी सी बात करी अपने सिलेबस के ऊपर, और जो मैंने यहाँ पर आपको एक प्योर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया, वो यही दिया कि सर आपको स्टैंडर्ड्स जो हैं आपके IAS 16 से लेकर IFRS 15 तक, सर इन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है सर, इन्हें अच्छी तरह से आपने कवर करना है, और इस लेवल तक कवर करना है कि सर एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर इसमें से आता है, तो सर आपको यहाँ पर ये वो एरिया सर जहाँ पर आपको 100% नहीं तो एटलीस्ट
80 to 90% अपना क्वेश्चन सही करना है और यहाँ से आपने ना सर मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करनी है। सर अगर आपने इस 40 टू 50 मार्क्स की पोर्शन से अगर सर आपने 30 मार्क्स अपने ग्रैब कर लिए तो सर जो बाकी का 50 मार्क्स का पोर्शन है सर वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 टू 15 मार्क्स चाहिए। सर यहाँ से आपको अपने अपने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ग्रैब करने हैं। सर सिंगल एंट्री फाइनल अकाउंट्स में चाह कर भी सर आप फुल मार्क्स जो है वो नहीं ले सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि सर आप ऐसे एरिया को टारगेट करें जो आपके लिमिटेशन के अंदर है, जिनको आप इजीली जो है ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मैं आगे बात करूंगा कि सर मेरी सीक्वेंस क्या है पढ़ाने की। अच्छा ये मेरी सीक्वेंस है, आप इसको फॉलो करना चाहे तो आपके लिए भी इंशाल्लाह ये इफेक्टिव होगी। बहुत सोच समझने के बाद ही सीक्वेंस सर तैयार की गई है, तो आई होप इट विल बी इफेक्टिव फॉर यू। ठीक है, ये मेरी सीक्वेंस है जिसके थ्रू मैं CA ब्रांड पर यहाँ पढ़ा रहा हूँ। सर इसके अलावा मेरा एक अपना सर सेटअप चल रहा है वर्चुअल वेन्यू फॉर प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से, जहाँ पर मैं पिछले काफी टाइम से जो है आई एम टीचिंग बिजनेस लॉ, कैफ3 एंड FAR1, FAR2 एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग विद माय अदर टीम मेंबर एज वेल, जो बाकी सब्जेक्ट्स कैफ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सर हमारी सीक्वेंस क्या होगी कैफ 5 के लिए, सर ये थोड़ी सी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए सर आपने स्टार्ट करना है IS2 इन्वेंट्री। सर आप कहेंगे सर इन्वेंट्री तो हमारे कोर्स का सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बट मैं कहता हूँ सर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पूछा जा रहा है सर वो ऐसा इन्वेंट्री ही। ठीक है, तो पहले तो आपने सर इस एरिया को किल कर देना है। सर बहुत ही मासूम सा एरिया है, आप इसको बहुत जल्दी टारगेट कर सकते हैं, तो आपने इसको किल करना है। इसके बाद सर आपने स्टार्ट लेना IS16 से। ठीक है सर, सबसे आसान एरिया मैं अगर कहूंगा कि पूरे FAR1 का सर जो सबसे आसान एरिया जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं IS16, सर आपने इसको किल करना है। लेकिन सर मेजोरिटी स्टूडेंट का, क्योंकि इसमें हमारा आप जानते हैं कि हमारे पास जो एरिया है FAR1 के अंदर सर वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो हमें रीवैल्यूएशन को सर बहुत अच्छे से समझना है और इसमें सर हर तरह के मुश्किल क्वेश्चन के लिए तैयार करना है अपने आप को। जो स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर रेगुलर क्लास में रजिस्टर्ड हैं सर उन्हें अंदाजा होगा कि हमने इस टेढ़े एरिया को कितना आसान तरीके से इसको जो है हमने कवर किया। और सर क्योंकि मैंने जिस तरह अपने पास ग्रुप में मेंशन किया था कि आई एम रिनोन फॉर माय स्मार्ट एंड यूनिक टीचिंग मेथोडोलॉजी, यस सर ऐसा ही है सर। जो उसका मैं आपको एक बेसिक सैंपल इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगा भी सर कि वो स्मार्ट स्टडी जो है, स्मार्ट जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वो किस टाइप की है। तो सर मेरा जो तरीकाकार है थोड़ा सा सर पढ़ाने का वो कुछ ऐसा है कि मैं समरीज के थ्रू जो है वो पढ़ाता हूँ। सर वो समरी कैसी होती है इनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम अगली स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। तो मैंने कहा कि आपने कवर करना है सबसे पहले अपना IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये ऐसा एरिया है आपको एग्जाम में ये सर मैक्सिमम 15 मार्क्स भी दिलवा सकता है। सर मैक्सिमम आपको 18 मार्क्स तक का भी आप इस पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो मॉडल पेपर था 2019 का उसे जरा गो थ्रू किया हो तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि सर IS16 के ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जब आपने एक दफा IS16 कवर कर लिया सर, आप PP से बड़े फैमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है, उससे फौरन बाद ही आपने सर कवर कर लेना है अपना IS36। अच्छा सर, अब वो स्टूडेंट जो कहेंगे सर हम किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी कुछ और है, तो सर इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको जो है एक जो मेरा जो टीचिंग स्टाइल है सर वो कुछ ऐसा है सर, वो मैं कुछ इस तरह से अपनी सीक्वेंस को लेकर चलता हूँ। ठीक है, हमने IS16 अगर एक दफा कवर कर लिया तो सर हम एसिड्स को लेकर PPE को लेकर सर थोड़े जरा फेमिलियर हो जाएंगे। सर उसके फौरन बाद ही हमने IS36 को निपटा देना है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स। इसके फौरन बाद हमने IS40 के ऊपर आने अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किल करना है। और सर जब हम इतना एरिया कवर कर चुके होंगे तो हमने साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है सिंगल एंट्री के लिए। सर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिंगल एंट्री को लेकर बैठ के तो हम कंटिन्यूसली 1 महीने तक सिंगल एंट्री कर रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट को जिस तरह से पढ़ाता हूँ सर उसमें उसके अंदर मैं IS40 तक सर पहले जाता हूँ, उसके बाद सर एक फिक्स्ड ड्यूरेशन रखते हैं। लेट से अगर हम क्लास 3 डेज इन अ वीक रख रहे हैं तो सर उस 3 डेज में से 1 डे या 1.5 डे जो है सर वो सिंगल एंट्री के लिए होगा और बाकी जो एरिया है सर हमारा वो स्मूथली चलता रहेगा। ठीक, तो अच्छा सर ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि सिंगल एंट्री सर एक ऐसा एरिया है जिसमें आपने ना मैक्सिमम वेरिएशन सीखनी है। ठीक है, ये बेसिकली आपको एक सीखने की चीज है सर। आपको एक दफा चीज समझ में आ गई तो सर आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो सर इसमें आपने लेट से आपने सर 20 सवाल कर लिया, आपने 40 क्वेश्चन कर लिए सर, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू यू। असल बात जो मैटर करती है सर वो आपकी वेरिएशन है। सर आप एक वेरिएशन सीखने के लिए आपने एक जिस तरह मैं मेरा जो तरीका है सर सिंगल एंट्री पढ़ाने का, सर मैं कुछ आपको कुछ प्रॉपर बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन सर जो मेजोरिटी एरिया है ना सर वो मैं आपको वेरिएशन सिखाऊंगा। एक दफा आपको वेरिएशन समझ में आ गया सर वो किस किस तरह से आपके पास सिंगल एंट्री क्वेश्चन बना सकते हैं, उसमें क्या क्या टेढ़ी बातें आ सकती हैं सर उनको मैं अलग से आपको जो है ना
डे बाय डे सर आपको मैं कवर करवा रहा होता हूँ चीज़ें, जिसके ज़रिए से एक आपके पास सिंगल एंट्री का पोर्शन इतना अच्छा एग्जाम तक तैयार हो जाएगा कि अच्छा जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस ठीक है। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था सर? यस आई मैं सिंगल एंट्री के ऊपर बात कर रहा था। तो मैं कह रहा था कि सर आपका जो एरिया है वो इंशाल्लाह एग्जाम तक बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से सिंगल एंट्री का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तैयार हो चुका होगा। तो सर इसमें आपको भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यानी आप इससे पहले FA1 पढ़ चुके हैं, जो शायद फ्यू ऑफ स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पिछले सेमेस्टर में या पिछले सेशन के अंदर FA1 पढ़ लिया होगा और वो अभी दोबारा रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी होंगे सर जिन्होंने पढ़ लिया था बट अटेम्प्ट नहीं किया था और वो इस दफा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपके लिए एक छोटी सी जो मेरी तरफ से एक सजेशन है वो सर यही है कि आपने IS40 के बाद सिंगल एंट्री को सर स्टार्ट कर देना है। और लेट से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सर एटलीस्ट एक वीक के अंदर सर आपने कम से कम 2 दिन जो है वो सिंगल एंट्री को देने हैं, ठीक है। और सिंगल एंट्री जब आपने एक दफा कवर कर लिया तो फौरन आपने अपने आप को शिफ्ट कर लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर। और सर साथ साथ आपका जो IS28 जो बाकी ISs हैं वो साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरा टीचिंग स्टाइल है। आई होप ये सीक्वेंस आपको थोड़ी बेटर लगेगी एंड जब आप इसके जरिए से पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम किस तरह से अपने इस FA1 के सिलेबस को और ज़्यादा बेटर और इफेक्टिव स्टडी के जरिए किल कर सकते हैं। तो जब हम एक दफा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से गो थ्रू हो जाते हैं तो अच्छा हमारा हमारा IS40 के बाद IS20 अलग से स्टार्ट हो रहा होगा। हम IS20 पढ़ रहे होंगे, देन IS23 पढ़ रहे होंगे। इसके बाद सर जब हम इतना एरिया अपना कवर कर लेते हैं तो शायद हम जब तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी किल कर चुके होंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर आ जाएंगे। फिर सर हमारे पास कैश फ्लो एक ऐसा डिटेल्ड एरिया है जिसके अंदर आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जामिनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर जो रिमेनिंग ISs है सर जिनमें से आपके पास लेट से यस सर जिसमें से आपके पास लेट से हो गया IS36 और सर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया सर IS20 और IS23 और IFRS 15। सर ये ऐसा एरिया है जिसको आप कह सकते हो कि आपसे एग्जामिनर सेक्शन ए में पूछ सकता है। सर सेक्शन ए क्या है इसके बारे में इंशाल्लाह मकली स्लाइड के अंदर बात करेंगे कि वो कितने मार्क्स का है और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन सर यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका एग्जामिनर सेक्शन ए में एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सर जिसकी जितनी हैसियत है ना सर आपने उस टॉपिक को उतना ही टाइम देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है सर आपने लेट से IS36 शुरू किया और आप एक महीने तक IS36 से पढ़े, नहीं सर इसकी इतनी वर्थ नहीं है आपके एग्जाम के लिए। सर स्टैंडर्ड्स बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करने पे आऊँ सर IS40 के ऊपर शायद मैं इजीली सर कोई 20 से 25 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन सर बात ये है ना कि आपके लेवल पर इस वक्त कितना जो है आपके लिए जरूरी है, तो हमें उतनी ही बात करनी होगी, ठीक। इसके बाद सर जब आप इतना IFRS 15 तक अपना कवर कर लेंगे देन आपको आना चाहिए सर अपनी कॉस्टिंग के पोर्शन पे। सर कुछ स्टूडेंट जो है वो कॉस्टिंग को बिल्कुल स्टार्ट में शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से सर ये आपकी सर इंसाफ नहीं है। आपको कोशिश यही करनी कि इसको आपने थोड़ा सा अपने एंड में रखना है। और सर एक दफा जब आपने पूरा एरिया अपना कवर कर लिया फिर आपने रेशियोज की तरफ आना है, ठीक। और रेशियो जब आपने कवर कर लिए और आप आपको लगता है कि सर आपका पूरा सिलेबस आपकी ग्रिप में आ चुका है, फिर आपने एट द एंड फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट सीखना है। सर फॉर्मेट कैसे होगा? अभी आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ लिया होगा सर, वहां पर भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, लेकिन सर थोड़ा सा डिफरेंट एक प्रॉपर आपको IS1 के हिसाब से अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। सर उसका एक फॉर्मेट है वो आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है। और सर जो एडजस्टमेंट है वो तो आप बचपन से ही सीख के आ चुके होंगे, यानी आपने जो अभी सारे स्टैंडर्ड्स पहले पढ़े होंगे सर यहीं पर आपने सारी अपनी एडजस्टमेंट जो है वो सीख ली होंगी। तो ऐसा आपको फाइनल अकाउंट्स में इतना ज्यादा कोई टफ टाइम नहीं मिलने वाला। और जो जिस तरीके से सर मैं पढ़ाता हूँ सर एक स्मार्ट वे के अंदर सर एक प्रॉपर हम फॉर्मेट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और हम सर इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जस्ट लाइक मैं आपको लिंक करवाऊंगा कि हमने पीछे इस बात को किस तरह से पढ़ा था और अब क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर एज एन एडजस्टमेंट आई है तो सर उसने बात किस तरह से की है। सर बातें सारी सेम होंगी, बस कुछ बात करने का तरीका डिफरेंट होगा। इसके बाद जस्ट वेट मैं ग्रुप की चैट पढ़ रहा हूँ। अच्छा तो फहद मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं 3 पेपर अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मुझे FA1 को 2.5 मंथ्स के हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है फहद, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आऊँगा तो मैं आपके इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इस सेशन को आगे लेकर जाते हैं क्योंकि अभी काफ़ी सारी बातें आपसे मुझे डिस्कस करनी है। ठीक,
तो थोड़ा-सा आपको माइंड में आइडिया हुआ होगा कि सर एक बेस्ट जो प्रैक्टिस हो सकती है आपकी सीक्वेंस की, सिलेबस की, वो क्या हो सकती है, ठीक? और सर ये बात आप लोग मेरी याद रखिएगा कि अभी जो है यानी लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं अगस्त से पहले तक सर फाइनल अकाउंट का कोई क्वेश्चन उठाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सर अभी आपने अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करनी है, आपने अपने स्टैंडर्ड्स मजबूत करने हैं। सर आपने IAS 16 से लेकर IFRS 15 तक सर जितने भी आपके पास स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, सर सबको आपने बहुत अच्छी तरह से किल करना है। इसके बाद सर आपने अभी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया हमारी सीक्वेंस सिलेबस की। देन हम बात कर लेते हैं, लेट मी रिमूव इट। सर हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर अब कैसा हो गया है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शायद आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फैमिलियर होंगे। सर कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। सर सेक्शन ए के अंदर हमें क्या एरिया हमारे पास आने वाला है। सर सेक्शन ए जो है हमारे पास 25 से 35 मार्क्स तक का एग्जामिन होगा और जिसमें सर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लिखा हुआ सर नॉट एक्सीडिंग 8 मार्क्स। सर 8 मार्क्स से ज़्यादा के आपके पास क्वेश्चन नहीं आ सकता है यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर। सर यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ एग्जामिनर जो है इसके अंदर MCQ पूछेगा। और सर देखिए आपके पास आ भी गया सर, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं या आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें आ सकती हैं। तो उसमें सर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है सर वो यही है कि आपके पास कोई 8 से 9 मार्क्स तक के आपके पास MCQ आपको मिलने वाले हैं और आपके पास कोई 25 मार्क्स तक का ना आपको सर इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। और मेरी सर जो एस्टिमेट ICAP ने इसमें जो एस्टिमेट अपना दिया है वो 25 से 35 मार्क्स तक का है। और जो मुझे लगता है कि इसमें जो एरिया ICAP एग्जामिन करने वाला है इस दफा भी सर वो कोई 32 टू 33 मार्क्स तक का एरिया वो इसमें से एग्जामिन करेगा। क्योंकि सर ये सेक्शन ए एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पर ICAP आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है। ICAP को इस एरिया के जरिए पता लग जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड्स किस तरह से पढ़े हैं और आपका एक्चुअली जो अकाउंट्स की जो आपकी एक्चुअली रिपोर्टिंग की ग्रिप है सर वो कितनी है। ठीक है, वो 3-3 मार्क 4-4 मार्क के क्वेश्चन देकर ना आपकी एक प्योर स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग कर लेगा सर इसी एरिया के अंदर। और शायद इस एरिया की जो उसके माइंड में सर एक आपकी इमेज बन चुकी होगी, क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो है वो सेक्शन ए को पहले ही अटेम्प्ट करता है, सेक्शन बी बाद में अटेम्प्ट करेगा। तो सर आप सेक्शन ए में कैसा परफॉर्म करते हो इट विल मेक योर इमेज इन द आई ऑफ योर एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ पर सर आपने उसको ना एक्चुअली दिखाना है कि आप की स्टैंडर्ड्स पर कितनी ग्रिप है। ठीक है, यहाँ सर मेरा जो एक जो मेरी सजेशन है आपके लिए सर, अगर ये एरिया आपके पास एग्जाम में 32 मार्क्स या 33 मार्क्स तक के लिए भी एग्जामिन होता है सर, आपने इसको भरपूर टाइम देना है सर, कोई जल्दी नहीं करनी है यहाँ पर। सर इवन MCQ आप आपको लगता है कि सर आपको MCQ सारे आते हैं और आपने 1 मिनट में या लेट से आपने 5 मिनट के अंदर सारे MCQ सॉल्व कर दिए, तो उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि आपको इसको टाइम देना है। सर इसकी जितनी हैसियत है आपने उसको उतना टाइम तो जरूर देना है। सर अगर ये 32 मार्क का एरिया है तो सर 32 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो जितना टाइम आपको मिलता है आपको एटलीस्ट इतना टाइम तो देना है। सर आप इससे ऊपर भी एक्सीड हो सकते हैं। सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो ये वो एरिया है जो आपकी एक इमेज बनाएगा आपके चेकर के सामने। ठीक है सर, यहाँ पर आपने कोई जल्दी नहीं करनी और कोशिश करनी कि इस 32 में से ना सर अराउंड 25 मार्क्स तक आपने ग्रैब कर लेने हैं। सर आपका टारगेट अगर 25 का होगा तो शायद आप 20 मार्क्स तक इसमें से लाजमी जो है वो स्कोर कर पाएंगे। ठीक ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आया कि सर ये शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, आपने शायद अगर अभी जब तक मॉडल पेपर जो है 2019 का वो गो थ्रू किया हो तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। सर इसके अंदर नॉर्मली जो है आपको MCQ मिलने वाले हैं 1 या 2 मार्क्स तक के। सर हार्डली सर बहुत ज़्यादा कोई टेढ़ा MCQ होगी तो आपको 3 मार्क्स तक का MCQ भी इसमें मिल सकता है। इसके बाद सर वो जो यहाँ पर जो चेक करेगा ना सर वो आपसे वेट अ मिनट। ठीक है, आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं दिखा, ठीक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी के ग्रुप के अंदर। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि देखो इसमें जो आपसे पूछेगा ना सर वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेगा। सर इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेट से उसने आपसे पूछ लिया कि मुझे बता दो भाई आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो क्या होती है और उसकी क्या क्या कंडीशन है। सर वो आपसे पूछ सकता है कि IFRS 15 के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस क्या हो सकती है।
सर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के जो 5 स्टेप है वो बता दें। सर वो आपसे ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है 3 से 4 मार्क के लिए, इवन 5 मार्क के लिए, या फिर आपसे जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेट्स से उसने आपको एक सिनेरियो बना के दे दिया और आपसे कहा कि सर इसकी बोरिंग कॉस्ट निकाल दो, या सर आपने उसने आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया और वो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। अच्छा, यहाँ पर आप एटलीस्ट ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि सर यहाँ पर वो एज सच आप कह सकते हो कि IAS यानी कैश फ्लो वगैरह या फाइनल अकाउंट वगैरह तो जाहिर बात एग्जामिन नहीं करेगा सर, वो सेक्शन बी का मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पर सर आपकी जो क्वेश्चन की मैक्सिमम लिमिट है वो 8 मार्क्स तक की है। तो यहाँ पर आप जो है अपना माइंड में सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आपके जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आने वाले ना सर, यानी आप समझ लें यहाँ पर आपके पास IAS 23 पूछ सकता है सर, IAS 40 पूछ सकता है सर, जो छोटे छोटे आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं सर वो सारे यहाँ पर आपको एग्जामिन हो सकते हैं। इसके बाद जब आप एक दफा सेक्शन ए से गो थ्रू हो जाते हो तो आपको फिर सेक्शन बी अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन बी जो है वो अराउंड 65 to 70 मार्क्स तक का आपके पास एग्जाम में आने वाला है। अच्छा, और यहाँ पर सर लिखा है कि द क्वेश्चन विल नॉट बी एक्सीडिंग 20 मार्क्स। सर एक क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स से ज्यादा के नहीं होंगे। आप सर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर आपको इसमें 10 मार्क तक का क्वेश्चन भी दे सकता है और आपको एग्जामिनर 15 से 18 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो सर इसके अंदर क्या एरिया आने वाला है, सर हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, मैंने सेक्शन ए के लिए ना कोई एरिया स्पेसिफाइड नहीं किया, ठीक है सर। वो इसकी वजह क्या है, देखो इसके अंदर वो कहीं से भी एरिया अपना पूछ सकता है। मैं यहाँ पर अगर ये कह दूंगा सर इसमें IAS 7 से कुछ नहीं आएगा, इट मे बी वो एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दे दे और आपसे लेट से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो निकलवा ले सर 3 से 4 मार्क के लिए, तो आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन ए की सर कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी आपके पास एग्जाम में सवाल उठ के आ सकता है। तो सर फिर करना क्या है, देखो मेरा आसान सा जो इसका सर फंडा है ना, आपको किस तरह से सर FA1 पास करना है सर, आपको अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर ग्रिप अच्छी करनी है। सर स्टैंडर्ड्स के ऊपर अच्छी ग्रिप किस तरह करेंगे सर, हमने तो इसको सही तरह से पढ़ा भी नहीं है सर, हम तो ज़्यादा टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पर लगा रहे होते हैं, तो इसका भी एक हल है, मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके पास जो नॉर्मली एरिया एग्जामिन हो सकता है सर, जो पॉसिबिलिटी है मैंने वो आपके सामने मेंशन की है। सर हमने कैश फ्लो के ऊपर बात की कि हमारे पास IAS 7 कैश फ्लो जो है वो सेक्शन बी में एग्जामिन होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री का सर आप एक अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सेक्शन बी के पार्ट में। सर फाइनल अकाउंट्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप IAS 16 रीवैल्यूएशन का एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन सर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो हमने IAS 2 की थोड़ी सी बात करी कि IAS 2 में जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला पार्ट है सर, वो यहाँ पर आपके सामने एक अच्छा सर 10 से 15 मार्क तक का एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर बना के दे सकता है। सर वो आपको एक छोटा सा सिनेरियो भी दे सकता है 10 से 12 मार्क के लिए, जहाँ पर आपसे वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाने को कह सकता है। ठीक, तो सर फिर हमने यहाँ पे सीखा क्या, देखो याद रखना कि सेक्शन बी के लिए जो है ना सर, हमें जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। फिर देखो हमें तैयारी ना अपने सिलेबस की करनी है। अब सिलेबस हमने एक दफा तैयार कर लिया है सर, अब हमसे सेक्शन ए में पूछे, सेक्शन बी में पूछे सर, कहीं से भी पूछे, हम उसे अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। और उसमें जो मेरी जो सजेशन है आप सबके लिए वो यही कि आपने पहले अपने स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं। क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे कुछ बातें शेयर करूँ, जस्ट लाइक सर आपके पास अगर एग्जाम में IAS 7 या फाइनल अकाउंट सर, दोनों में से कोई एक चीज वो नॉर्मली पूछता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है सर आपको एक ही पेपर के अंदर उसने कैश फ्लो भी दे दिया और फाइनल अकाउंट भी दे दिया। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल जो प्रैक्टिस है जो स्टूडेंट की तरफ से देखी जाती है, जो टीचर भी रेकमेंड करते हैं, तो सर वो यही करते हैं कि देखो देख लो कि लास्ट ईयर में क्या आया है। अगर लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स आया तो मोस्ट प्रॉब्ली इस दफा आपसे कैश फ्लो पूछ लिया जाएगा। सर इस तरह जिस तरह कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट्स के अंदर कंपटीशन होता है सर, इसी तरह सिंगल एंट्री और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी कंपटीशन होता है सर, मतलब दोनों में से एक जो है वो आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक, तो सर अगर हम देखा जाए तो ये चार, माइक अपना ऑफ कर लीजिए काइंडली। अच्छा, हम आगे बात करते हैं। देखो मेक इट श्योर कि जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता है वो अपना माइक फौरन जो है उसी टाइम ऑफ करे। ठीक, अच्छा इसके बाद हम बात कर रहे थे कि सर देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट जो है गलती करते हैं ना सर FA1 के पेपर में, वो क्या करता है। देखो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली दफा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करने की जो गलती आपसे पहले के स्टूडेंट ने की है सर, आप उसको रिपीट ना करें। आप कोई नई गलती करते हैं सर अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपने पुरानी जो गलतियां हैं उनको रिपीट नहीं करना। सर बच्चा जो है ना सर नॉर्मली क्या करता है
सर वो इस IS 7 सिंगल एंट्री फाइनल अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर इस एरिया का पीछे सर इतना पागल हो जाता है कि सर वो उसे पूरा और सिलेबस नजर ही नहीं आता। सर वो अपना कीमती टाइम जो है वो सर सिंगल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा रहता है। सर वो लेट से 2 ढाई 3 महीने सर अपने इसी एरिया पे जो है वो अपने वेस्ट कर देते हैं। सर मैं वेस्ट का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं वेस्ट का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये वो एरिया है जहां पर आपको एग्जाम में ना सर पासिंग मार्क्स सिक्योर करने हैं। आपको यहाँ पर फुल मार्क्स के लिए नहीं जाना एक्सेप्ट फॉर IS 7। कैश फ्लो में आप फुल मार्क्स अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर सिंगल एंट्री जैसे क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट जैसे क्वेश्चन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपको पासिंग मार्क्स अप्रोच लगानी है। सर अगर 20 मार्क का क्वेश्चन तो आपका गोल ये होना चाहिए आपको 10 से 11 मार्क या 12 मार्क तक के सिक्योर करना है। क्योंकि सर अगर आप इसके अंदर पूरे मार्क्स सिक्योर करने के लिए चले गए ना तो मोस्ट प्रॉब्ली कि आप अपना पेपर जो है वो लूज कर जाएंगे। सर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? देखो इतनी बड़ी बात मैं इस फोरम पे इसलिए कह सकता हूँ कि देखो जब आप एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे ना, इसका मतलब यू हैव वेस्टेड योर 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ योर पेपर। ठीक है, आप 1 घंटा अगर एक 20 मार्क के क्वेश्चन पर जाया कर देते हो तो सर बाकी जो 80 मार्क का जो आपका पेपर था जो आसान एरिया था आपने उसको किल कर दिया। सर अब 2 घंटे के अंदर आपके ऊपर प्रेशर भी आ गया है तो आप इसको बाकी एरिया को सर कोप अप नहीं कर पाओगे। तो सर आपकी सीक्वेंस क्या होगी पेपर अटेम्प्ट करने की, मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करता हूँ। सर आपकी जो सीक्वेंस होनी चाहिए ना सर, आपको सिंगल, देखो मैंने आपसे कहा कि सिंगल एंट्री या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों में से कोई एक चीज आएगी, फाइनल अकाउंट या IS 7 दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो सर देखा जाए तो दो ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े क्वेश्चन है आपके पेपर के, यानी आपके पास एटलीस्ट 17 से 18 मार्क्स तक के लिए एग्जामिन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सर अराउंड, सर अगर आप दोनों के मार्क्स ऐड भी करें तो सर अराउंड ये कोई 35 मार्क या 30 मार्क तक का एरिया बनता है। तो सर इस आपने 30 से 35 मार्क के एरिया को उठा के साइड पे कर देना है। एग्जाम में सर इसको भी पहले देखना भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक स्टूडेंट का की क्वेरी आई है कि सर IFRS 15 जो है और रेशियो एनालिसिस जो है वो सेक्शन ए में आता है या सेक्शन बी में आता है? अच्छा देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आईकैप की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। इट इज ऑल जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये अपनी सोल डिस्कशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मेरे हिसाब से जो आना चाहिए सर वो सेक्शन ए के अंदर आपसे IFRS 15 वो एग्जामिन कर सकता है 7 से 8 मार्क के लिए, या इट मे बी सर IFRS 15 आप जानते हैं एक बड़ा एरिया है तो आप सेक्शन बी के अंदर भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सर जो रेशो है इसको भी सर ये दोनों एरिया के अंदर आपके साथ एग्जामिन हो सकता है। तो सर आपको जो असल जो तैयारी करनी है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा, वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के हिसाब से नहीं सर, आपको तैयारी करनी है अपने स्टैंडर्ड्स की, अपने सिलेबस की। ठीक, तो अच्छा मैं क्या बात कर रहा था सर, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि देखो आपके पास जो है वो सर दो क्वेश्चन जो है ना सर वो टेढ़े क्वेश्चन है, मतलब 30 to 35 मार्क तक का एरिया जो आप कह सकते हो सर एग्जाम के अंदर ना सर, एग्जाम प्रेशर के अंदर। अभी तो सर आप सिंगल एंट्री के क्वेश्चन को 100% क्लास के अंदर करेक्ट कर भी सकते हो, या आप फाइनल अकाउंट को शायद 100% करेक्ट कर सकते हो क्लास के अंदर, लेकिन सर आप ये काम शायद एग्जाम में नहीं कर सकोगे। एग्जाम में सर एग्जाम प्रेशर आपके पास इतना होगा कि आप इस एरिया को कवर नहीं कर पाओगे। अच्छा क्लास में एक्चुअली आप जानते हो कि जूम मीटिंग के अंदर हमारे पास 40 मिनट की लिमिटेशन होती है, वी हैव नॉट जस्ट अपग्रेडेड आवर जूम। तो ये क्लास अभी एंड होने वाली है, हम नेक्स्ट लिंक के साथ जो है दोबारा रीजॉइन करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लिंक जो है वो सेंड करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं 2 मिनट के अंदर जो है आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर और हम दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है, सर हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर, और मैंने आपसे सेक्शन ए और सेक्शन बी के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात कर ली और किन एरिया के ऊपर हमने फोकस करना है, तो मैंने इसके ऊपर भी आपसे थोड़ी सी डिटेल में भी बात की। अच्छा, तो सर जो मेरा कंसर्न था आई होप आप समझ गए हों कि हमें जो टारगेट करना है ना सर वो अपने छोटे एरिया को पहले करना है। सर इसका मतलब ये नहीं कि हमने कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट्स की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी और इसे हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं सर ऐसा सिनेरियो नहीं है। हमने इसकी भी एक रीजनेबल प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हमारा जो गोल होना चाहिए ना सर वो ये कि हमने जो रिमेनिंग सिलेबस है उसमें से पासिंग मार्क्स तो सर हमने उसी में से सिक्योर कर लेना है। यानी अगर आप देखें देखें तो सर आपके पास 65 to 70 मार्क का पेपर इनके अलावा भी बनता है। ठीक है, तो उस 65 to 70 मार्क्स के पेपर में से ना सर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको 45 to 40 मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं। ठीक है सर, जो बाकी आपके जो मार्क्स है वो आप इन इन इस एरिया में से आपने सिक्योर करने हैं। ठीक है,
और सर इस एरिया में से इतने मार्क्स आप एटलीस्ट सिक्योर कर सकोगे अगर आप अपना पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट करते हो और आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जाम में जाते हो और आपने अपनी प्रॉपर कवरेज की हुई है ड्यूरिंग द सेशन। ठीक, तो यहाँ हमने इतनी बात की सर अपने एग्जाम स्ट्रक्चर के हवाले से। मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया कि हमारे पास सेक्शन ए में क्या क्या आ सकता है और सेक्शन बी में क्या क्या एरिया टेस्ट किया जा सकता है। तो सेक्शन ए की मैंने आपसे कहा कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन कैन इधर बी अ प्रैक्टिकल वन और अ थ्योरेटिकल वन। थ्योरेटिकल मैंने एग्जांपल दी, वो आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकता है सर, वो आपसे इस किस्म की बातें भी कर सकता है कि व्हाट इज पीपी। अच्छा सर, बात अगर निकली है तो सर मैंने ये बात ना ऑब्जर्व की है क्योंकि मैं एक्चुअली काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ और मैं स्टूडेंट से, स्पेशली वो स्टूडेंट जो रिफ्रेशर बैच के होते हैं, तो उनसे अक्सर मैं अगर ये बात कर लेता हूँ कि व्हाट इज पीपीई, तो किसी के पास एक रीजनेबल जवाब जो है मुझे नहीं मिलता। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो अभी इस वक्त प्राइम फोकस है ना सर, वो अकाउंटिंग की तरफ ज्यादा गया हुआ है सर। हम स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के बजाय हम सिर्फ उसकी अकाउंटिंग सीख रहे होते हैं। हमें ये तो पता है कि सर डेप्रीसिएशन कैसे निकालनी है, हमें यही नहीं पता कि डेप्रीसिएशन हम क्यों निकालते हैं। अब हम किसी से पूछते हैं सर कहते हैं कि हमारी चीज में जो है वक्त के साथ साथ कुछ कमी आती है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि सर अगर वक्त के साथ साथ कमी आती है तो फिर सर इम्पेयरमेंट और आप डेप्रीसिएशन को किस तरह से बाइफरकेट करेंगे। तो सर बहुत सारी बातें जो ना निकल सकती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट ना इस लेवल पर बनने चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप डेप्रीसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हो, आपको पता होना चाहिए कि सर आपने अगर आईएस 16 पढ़ लिया है तो पीपीई क्या होगा। यानी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने भी अभी बच्चे मेरे पास यहाँ पर एफ के सेशन में ज्वाइन है सर, इन सब का अप्रोक्सीमेटली आईए जो है वो पास होगा, या पास नहीं भी होगा तो सर एटलीस्ट उन्होंने अटेम्प्ट जरूर किया हुआ होगा। ठीक है, तो आप सबको सर बेसिक आइडिया होना चाहिए। लेकिन सर मैंने जो बात ऑब्जर्व की वो यही ऑब्जर्व की कि जब हम बातें करते हैं ना सर कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो हमारा बच्चा जो है सीए का बच्चा खास तौर पे वो सर थोड़ा सा वीक नजर आता है। वो सर अकाउंटिंग के अंदर सर बहुत चेता होता है, उसे पता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। लेकिन सर एग्जामिनर जो है ना वो सर किसी भी किस्म के क्वेश्चन आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उससे वाई वाले क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर वाई वाले क्वेश्चन से क्या मुराद है? अच्छा, किसी का मैसेज है, जस्ट लेट मी रीड इट। अच्छा, किसी ने कहा है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है बीपी। सर बड़ा ही बेहतरीन मुझे आंसर मिला है, बड़े रीजनेबल टाइप का मुझे आंसर मिला है कि पीपी का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात इसमें ये करूंगा कि सर देखो पीपी का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये तो सर इसकी एब्रीविएशन आपने मुझे बता दी। सर पीपी किसे कहेंगे? जरा कोई 1 मिनट के लिए शेयर करना चाहेगा अपने आइडियाज? किसी को लगता है सर उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लास के हैं तो वो मुझे अगर मुझसे अगर शेयर करे, एक्सेप्ट दो स्टूडेंट जो मेरे साथ रेगुलर क्लास के अंदर हैं, एक्सेप्ट दो स्टूडेंट, एसिड होता है सर। एक्सेप्ट ओके दो सर। स्टूडेंट। ठीक है, रुक, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे रेगुलर क्लास का स्टूडेंट है, तो आई जस्ट वांट के बाकी जो पार्टिसिपेंट है वो मुझे माइक के ऊपर अगर आंसर देते तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। सर रीड करना यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग जाएगा, तो आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं और आप मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने हवाले से कि सर पीपी क्या होता है। क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस, एनी ऑफ यू जो थोड़ा सा यहाँ पे इनिशिएट करना चाहे। सर बातों से बातें निकलते निकलते हम कहाँ आ चुके हैं, हम तो एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर सर वो बात कर रहे थे। तमाम हाँ यस कहिए। सर वो तमाम सर वो तमाम एसेट जो टाइम के साथ जिनकी वैल्यू हाँ कम बोलो। होती जाती है यूज करने। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर वो तमाम एसेट जिनके टाइम के साथ साथ सिस्टमेटिक। वैल्यू कम होते जाती है यूज करते हुए। अच्छा सर, अगर हम इसमें बात कर लें कि सर मैं अगर किसी कंपनी की गुडविल की बात करूं, सर गुडविल भी तो सर हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहती ना सर। आज आपका बहुत नाम है, हो सकता है कि आपके टाइम के साथ साथ नाम आपका कम हो जाए, तो इसके बारे में क्या कहोगे? सर क्या गुडविल भी हमारा पीपी है? सर वो तो इंटेंजिबल हाँ एसेट वो तो और इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट है, एसेट। यस सर। देखिए मैंने आपको अभी अभी आपकी बात सही, थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पर स्टक कर दिया। देखो हमें अगर बात करते हैं ना, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज पीपी, तो आपको बड़ी क्लियर और एक बड़ा प्रिसाइज आंसर करना है। ठीक है सर कि सर पीपी का मतलब ये होता है, और ऐसी प्रिसाइज बात करनी कि उसमें कोई और बात निकलने की चांस ही नहीं बनता। जिस तरह मैं थोड़ा सा मैं इनिशिएट करता हूँ, या कोई और करना चाहेगा तो मैं भी मौका देता हूँ आपको। एनी ऑफ यू? यस, क्या कोई बात करना चाहेगा? ठीक है सर, हम बात शुरू करते हैं। अच्छा सर, पीपी क्या होता है, एक थोड़ा सा सस्पेंस है आपके लिए। मैं आपको अभी अपनी स्लाइड के जरिए चलो थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि सर व्हाट इज एक्चुअली पीपी। ठीक है। अच्छा,
तो हम आगे बात करते हैं, फिलहाल अपने सिलेबस को यहीं से आगे, अपनी सेशन को यहीं से थोड़ा सा आगे और लेके जाते हैं। हमने एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लिया, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब सर हम आगे बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग माय टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? देखो ये मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी, अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो एटलीस्ट अपने पढ़ने के लिए। यानी जो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर रजिस्टर्ड है विद सीए ब्रांड्स और वर्चुअल मेन्यू, आपको तो मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, बट मेजोरिटी स्टूडेंट जो है अभी आप में से वो कहीं ना कहीं इस वक्त पढ़ रहे होंगे, तो आप एटलीस्ट इसको फॉलो जरूर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सर जो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी वही आपकी स्टडी की एक मेथड जो है वो हो सकता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सर हम किस तरह से एक्चुअली अपना FA1 का सिलेबस पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। सर पहली बात तो ये कि सर कवरेज ऑफ ऑल IAS एंड IFRS इज थ्रू माय ओन समरीज। सर मेरी अपनी जो है तमाम IAS और IFRS के ऊपर समरीज मौजूद है सर, जो मैंने खुद बनाई है। ठीक है, क्योंकि सर आप जानते हो ना कि आप और हम जो है वो, अगर हम IFRS की जो बुक है इतनी बड़ी वाली सर, रेड कलर की, जो आपके घर में अगर अगर किसी के पास पड़ी हो सर, उससे अगर आप पढ़ के देखें ना अपने स्टैंडर्ड, तो सर आपको पता लग जाएगा कि स्टैंडर्ड होते क्या है। लेकिन क्या हमारा बच्चा जो है वो उसे पढ़ने के इस वक्त काबिल नहीं है, या उसे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता? सही, वो सर देखता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो टीचर जो है हमें इसके बारे में कोई शॉर्टकट बता दें, कुछ ऐसी चीजें बता दें जिसके जरिए हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सर मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है कि तमाम स्टैंडर्ड्स की जो है मैंने अपनी समरीज बनाई है। ठीक है, अब सर वो समरी किस टाइप की होंगी? वो समरीज होंगी सर, दे आर चार्ट बेस्ड सर। इसके अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स है ना स्टैंडर्ड के सर, वो सब कवर किए हुए होंगे, और सर चार्ट्स की फॉर्म में कवर किए हुए होंगे। और सर इट मस्ट इंश्योर यू कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको और रिटेन कर सको। देखो हमारा असल मकसद जो है ना वो कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लेना नहीं है, हमें उसे रिटेन भी करना है। ठीक है, हो सकता है सर, बहुत पॉसिबल है कि देखो आपका जो ICAP है ना सर, वो क्वेश्चन किस तरह से बनाता है सर, अगर आप CA और ACC को थोड़ा सा कंपेयर करो, तो ACCA वाला जो है ना सर, वो आपसे जब एक क्वेश्चन पूछते तो एक ब्रॉड रहकर आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ICAP जो है ना सर, लेट से आपने एक स्टैंडर्ड पढ़ा, अब स्टैंडर्ड के ऊपर सर लास्ट पेज पर जो आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ है उसका जो सेकंड जो मिड वाला पार्ट है सर, ICAP वहां जाएगा, उस एरिया को उठाएगा, उसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन बना देगा। सर ये हमारा ICAP है। ठीक है, ऐसा कर सकता है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमें स्टैंडर्ड्स बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है सर, हमारे पास जो है IAS और IFRS की तमाम समरीज मौजूद है, जिसके जरिए हम इंशाल्लाह अपना सिलेबस जो है वो लेकर चलते हैं। और जब एक दफा हमने अपने स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए सर, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे स्टैंडर्ड्स पहले समरी से कवर करेंगे फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं है, वन बाय वन। यानी हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा थ्रू माय समरी, हमने उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, मैं उसके सारे एस्पेक्ट जो है आपको समरी के दौरान ही इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। उसके बाद सर हम उसके आते हैं नॉर्मली प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। सही, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके करते हैं। सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होते हैं? ये नॉर्मली वो क्वेश्चन होंगे जो मैं एक्चुअली जो मेरी तरफ से आपको इंशाल्लाह मिलने वाले हैं। इसके बाद जब हमने एक दफा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, तो फिर हम पास्ट पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, और जब हमने एक दफा पास्ट पेपर क्वेश्चन भी कर लिए, सर क्या कहानी इनफ हो गई? नहीं सर, अभी भी कहानी इनफ नहीं हुई। अच्छा, ये आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का FA1 वो क्या है। ठीक है, इसके बाद जब हमने एक दफा पास्ट पेपर्स भी कर लिए, तो फिर एट लास्ट जब हमारा सिलेबस पूरा एंड हो जाता है, तो सर फिर एक रिवीजन सेशन होता है, जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं इट विल बी जस्ट लाइक अ वर्कशॉप, जिसे मैं, ऑफ कोर्स इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दो स्टूडेंट जो एक्चुअली मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो रिवीजन सेशन के अंदर सर मैं 2 या 3 दिन के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि पूरा जो आपका सिलेबस है जो हमने पूरा भी कवर किया होगा पूरे ड्यूरेशन के अंदर, उसे मैं आपके पास एक समराइज फॉर्म में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये हमारा एक्चुअली तरीका है। अब आप अगर किसी और टीचर से इसको पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सर आप समरीज जो है उसके जरिए से, अगर आपको पास किसी और की समरी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी समरी खुद बना सकते हैं। ठीक है, सर आपको पहले तो स्टैंडर्ड्स की समरी बनानी है। सर समरी बनाने का मतलब क्या है? आपने की पॉइंट्स अलाइन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसके सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन सर वो किस तरह के होंगे? सर अब जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आपको उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है अवेलेबल होंगे, एंड देन आपने पास पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सर ये थोड़ा सा हमारा स्टाइल होगा। इसमें सर जो मेन बात थी सर वो ये समरी वाला एरिया है। ठीक है, सर ये एरिया जो है असल में दिस इज द एरिया विच डिफरेंशिएट अस। ठीक है, जो हमें डिफरेंशिएट करेगा। अच्छा, किसी का स्टूडेंट कंसर्न है कि सर क्या आप अपनी समरीज शेयर कर सकते हैं? अच्छा, इट विल बी अवेलेबल टू माय रेगुलर स्टूडेंट जो मेरे पास मेरे बैच में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा हम आगे थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। अच्छा, इसके हवाले से
मैं मेरा नंबर अभी स्क्रीन पर मौजूद नहीं है, मैं आपके साथ एट द एंड जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे मेरी कुछ समरीज जो है उनकी वीडियोस जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको यानी प्रॉपर लेक्चर, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, एटलीस्ट आप उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेरे साथ मेरी वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हैं। और अगर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, मतलब आपको पूरी कवरेज चाहिए FA1 की, तो यू हैव टू ज्वाइन आवर रेगुलर क्लास। ठीक है, जिसके अंदर मैंने अभी तक जो है, अभी हमने क्योंकि सेशन स्टार्ट किया था जस्ट बिफोर ईद, तो अभी हमने IS 16 कवर किया है। तो इसके बाद का सारा एरिया अभी हमारा बाकी है जो हमने कवर इंशाल्लाह करना है, क्योंकि हमने ये पोस्ट रिजल्ट बैच लॉन्च किया था विद CA ब्रांड ई कैंपस। तो इसलिए हमारा सिलेबस अभी ऑलमोस्ट समझ लें स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अच्छा, जस्ट वेट। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं आपके साथ एट लास्ट नंबर शेयर कर दूंगा अपना, आपने मुझे जो है इनबॉक्स कर देना है, एंड देन आपके साथ में कुछ समरीज हैं वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद क्या होगा सर, ये तो मैंने बात कर ली अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से। अब सर ये आपने अपने आप को कर लिया एग्जाम में रजिस्टर्ड। ठीक है, यानी आप लेट से इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो गए, या आप जो है आपने आईकैप में एग्जाम फी पे कर दी। सर उस टाइम से लेके जब आपका आईकैप के अंदर एग्जाम है, ठीक, सर इस ड्यूरेशन में आपने क्या करना है। सर ये असल ड्यूरेशन है जो आपको जो है डिसाइड करवा देगा कि आपका पेपर पास होने वाला है या फेल होने वाला है। तो सर इसके अंदर ना हमें बड़ा जो है लॉजिकली और बड़ा स्मार्टली काम करना है, तभी हम अपना पेपर जो है इन द वेरी फर्स्ट गो जो है उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसे क्लियर कर पाएंगे। सर अटेम्प्ट तो सब कर लेते हैं, हमने उसे पास करना है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे से मैंने आपसे बात की कि रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन के बीच का जो टाइम है उसे आपने कैसे गुजारना है। सर इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। सर स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? अच्छा, ये एक एक समझ लो एक सीक्रेट प्लान होता है मेरा नॉर्मली, जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे CA ब्रांड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप सब तक पहुँचने की। ठीक है, तो मैं आपके साथ भी इसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये कौन जो है अपने जिसने अपना एनोटेट ऑन किया हुआ है इसको काइंडली ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आई हैव टू ऑफ योर एनोटेट। सर बीइंग एथिकल पर्सन, आप CA की फील्ड के अंदर है तो यू मस्ट बी एटलीस्ट सच एथिकल कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अंदाजा होना चाहिए। खैर हम आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन से एग्जामिनेशन के बीच में आपको क्या करना है। मैंने जवाब दिया आपको कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। सर स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है आपका? सर क्या मतलब, हम पढ़े ही नहीं? क्योंकि सर देखो नॉर्मली जो है दो तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, हम कहते हैं एक होता है हार्ड वर्कर और एक होता है स्मार्ट वर्कर। सर और हम जो नॉर्मल जो बच्चा होता है वो समझ रहा होता है कि सर हार्ड वर्कर का मतलब जो वो बंदा जो 12-12 14-14 घंटे रोज पढ़ रहा है, और स्मार्ट वर्कर का मतलब वो बंदा सर जो पढ़ता ही नहीं है। सर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर हम स्मार्ट स्टडी करनी तो उसका मतलब क्या है? देखो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप जो है वो 3 पेपर दे रहे हो, सही, तो क्योंकि अब ये वो टाइम आ गया है कि अब अगर आप 3 पेपर्स दे रहे हो तो आपको एक रीजनेबल टाइम तक अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि सर आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, लेट्स अगर आपका बैच स्टार्ट हुआ होता है अप्रैल के अंदर, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सर आप अपने फ्रॉम द फर्स्ट डे यानी अप्रैल से आपने 12-12 14 घंटे जो है वो अपनी लाइब्रेरी में जाके अपने पढ़ना है। नहीं सर, ऐसा हम नहीं करना, ऐसा हमने नहीं करना। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं करना? देखो ह्यूमन ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है ना। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया अप्रैल के महीने में, सर आपने अप्रैल के महीने में फुल जान मार के आपने 12-12 घंटे रोज पढ़ लिया, बेहतरीन हो गया। आप आए मई के महीने में, सर मई में भी आपने पढ़ लिया, जून तक आपने पढ़ लिया, सर उसके बाद जो है ना आपका माइंड जो है ना वो बोलेगा सर डेट्स इनफ। ठीक है, इससे ज्यादा आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी कि आप इसको एक लॉन्ग टर्म तक कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, तो सर इसमें फिर ऐसे में हमने करना क्या है? देखो मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम द स्टूडेंट, मैं जो ऐसा, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं कैफ की, तो मैंने 4 पेपर भी एक साथ कैफ में अटेम्प्ट किए हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि सर अगर मैंने 4 पेपर अटेम्प्ट किए तो मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कोई 10 से 12 घंटे पढ़ा है। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। तो सर फिर आप क्या करते थे? अच्छा, ये कुछ बातें तो मैं शेयर करने वाला हूँ, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। यानी रादर देन कि मैं कुछ जनरल बातें कर रहा हूँ कि सर आपको जो है अपने अनरियलिस्टिक गोल नहीं रखना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सर इससे बेहतर है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आपके साथ, सही, जो आप प्रैक्टिकली जिसको समझ सकें। ठीक है, क्योंकि सर किसी और का एक्सपीरियंस जब आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा जो है बेटर तरीके से बात समझ पाएगी। तो मैं कहता हूँ कि सर जब मैंने 4 पेपर एक साथ अपने अटेम्प्ट किए थे, अच्छा देयर इज अ चैट, मुझे ओपन करने दें। अच्छा, किसी का कंसर्न आया है कि सर 4 पेपर की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह की जाएगी, क्योंकि हम भी जो है वो 4 पेपर्स दे रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात आपसे आपके सामने शेयर कर लेता हूँ।
अच्छा, देखो 4 पेपर्स जब मैंने दिए थे तो उसको किस तरह से प्रिपेयर किया और कैसे हुआ, सर इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे 10 से 12 घंटे पढ़ा, नहीं सर, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सर मैं इस टाइप का स्टूडेंट ही नहीं हूँ ना, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई 12-12 घंटे जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, सर मेरे पास और भी ज़िंदगी में बहुत काम है, ठीक है? अच्छा सर वो कैसे काम है सर, वो क्या पढ़ाई से रिलेटेड है? यस, क्योंकि सर मैंने, अच्छा खैर हम बात करते हैं कि हम ये ड्यूरेशन जो है वो मैंने किस तरह से गुजारी। देखो, बात होती है कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, एक होता है जो फ्रॉम द फर्स्ट डे 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है और दूसरा होता है जो पढ़ ही नहीं रहा। आपको उन दोनों के बीच में फॉलो रहना है, ठीक है? आपने यानी अगर मैं अपनी बात करूँ, तो सर मैंने जो शुरू का जो टाइम होता है ना सर, शुरू का टाइम से मुराद लेट्स से आप कह सकते हो कि आपका एग्ज़ाम अगर, यानी कि आपका एग्ज़ाम अगर सितंबर में है, तो मेरे हिसाब से ना सर, जुलाई का वो महीना है जो डेडलाइन है सर, जुलाई से आपको पढ़ाई प्रॉपर शुरू कर देनी है। सर प्रॉपर शुरू कर देने से मुराद क्या है, अब आपको चीज़ें जो है ना अपनी कवर करनी है। सॉरी, कवर तो आपने पहले ही करनी है सर, यहाँ पर आपका रिवीजन टाइम शुरू होना चाहिए, जुलाई के मिड से लेके अगस्त का महीना। अब सर आप लोग कहेंगे कि सर अभी तक तो हमने सिलेबस ही कवर नहीं किया, हम रिवीजन तक कहाँ से आप बात कर रहे हैं? तो देखो मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँ तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी पढ़ने की, वो कुछ ऐसी हुआ करती थी कि मैं एक्चुअली यहाँ पर अपना स्मार्ट वर्क कर रहा होता था। यानी जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ मार्च से, लेट से मार्च से लेके मैंने कोई जून जुलाई तक अपना स्मार्ट वर्क किया। तो स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं बिजनेस लॉ की, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, ठीक है सर? एक्चुअली मैंने आपसे कहा कि मैं बिजनेस लॉ भी पढ़ाता हूँ और उससे पढ़ाने का स्टाइल तो सर बिल्कुल ही एक यूनिक स्टाइल है, ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं आपके साथ इसकी एक वीडियो भी शेयर करूंगा अपनी, जो भी एक मेरा लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा, तो सर उसका एक बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल है सर। उसमें मैंने क्या किया था सर, उसमें मैंने जो है इस ड्यूरेशन के अंदर ना अपनी बनाई थी सर समरीज, ठीक है? यानी मैंने चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश की थी और अपने समरीज बनाई थी सर। मैंने पूरी कंपनी लॉ की हैंड रिटन मेरी समरीज मौजूद है, जिसके जरिए मैं अलहमदुलिल्लाह पढ़ा भी रहा हूँ, सही बिजनेस लॉ। तो सर उस समरीज को एक्चुअली मैंने अपना ड्राफ्ट किया इस सेशन के अंदर और चीज़ें अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कवर करता रहा। इट डज नॉट मीन कि मैं कोई लॉ रोज 5 से 6 घंटे पढ़ता नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मैं जो है, मैं कुछ इस टाइप का स्टूडेंट, लेट से अगर मैं एक दिन बैठ गया तो पूरा दिन पढ़ लिया, उसके बाद 3 दिन का ब्रेक आ गया, सही। अब सर इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं ऐसा करूं तो आप लोग भी ऐसा करोगे। इट डिपेंड कि आपको अपनी जो है ना स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना है। देखो किसी की स्ट्रेंथ होती है कि सर वो बहुत जल्दी चीजें कवर कर लेता है और कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि सर वो एक चीज को बहुत देर तक रिटेन रख सकता है, ठीक है? तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करनी है और स्ट्रेंथ को इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी सेट करनी है, ठीक है? तो मेरा जो तरीकाकार होता था सर, 4 पेपर्स के साथ मैं अपना इस ड्यूरेशन में शुरू के 3 महीने तक अपना स्मार्ट वर्क कर रहा होता था। लेट से अगर मैं अपने अकाउंट्स की बात करूं, तो वो जो स्मार्ट स्टडी में इसी स्लाइड के अंदर आपके साथ मैं पूरी शेयर करने वाला हूँ अपने अकाउंट के हवाले से। तो मैं थोड़ी सी लॉ पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि शायद मेजोरिटी स्टूडेंट आप में से लॉ भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे या अटेम्प्ट करने वाले होंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तो सर लॉ के अंदर मैंने पूरी अपनी कंपनी लॉ की समरी ड्राफ्ट की उस टाइम के अंदर, और फिर जो लास्ट का मेरा मंथ था सर उसके अंदर मैंने प्योर रिवीजन किया। सर मैं अगर शुरू के 3 महीने तक जो है ना सर, अगर मैं 12 घंटे या 10 घंटे नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आखिरी महीने में भी ऐसा ही कर रहा हूँ। सर लास्ट का जो मंथ होता है ना सर, ये आपको एक्चुअली डू एंड डाई सिचुएशन है। ये एक्चुअली आपको डिसाइड कर देगा कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, ठीक है? यानी अगर हम आपके हिसाब से बात करें तो आपके आखिरी जो अगस्त का महीना है ना सर, ये सबसे गोल्डन मंथ है, ठीक है? इसके अंदर आपने अपनी चीजें अलाइन करनी है, अपने आप को काम रखना है सर, आपने पुरसुकून रहना है। और ये वो टाइम है सर जिसमें मैं, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो सर मैं 15 से 18 घंटे भी पढ़ लेता था, ठीक है? विथ 4 पेपर, क्योंकि मैंने 4 पेपर एक साथ दिए थे। तो अगस्त का महीना सर, अगर मैं बात करूँ यानी एग्जाम से पहले वाला महीना, सर मैंने 15 से 18 घंटे भी पढ़ा है, ठीक है? सर नींद फिर इसमें नहीं मैटर करती, ठीक है, आपकी एट द एंड, क्योंकि जाहिर सी बात है आप फ्रॉम द फर्स्ट डे इतना ज्यादा पढ़ते नहीं आ रहे हो, तो ये जो आखिरी टाइम होगा सर, आपको ऑन द एवरेज सर 12 घंटे तो रोज पढ़ना ही होगा आखिरी का महीने में। लेकिन इससे पहले आपको स्मार्ट वर्क करना है। सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको इससे पहले स्मार्ट वर्क करना है, आपको इससे पहले 10-10 घंटे 12-12 घंटे रोज नहीं पढ़ना? वो इसलिए कह रहा हूँ सर, देखो मैंने इतना एंड तक नहीं किया था तो शायद मेरे अंदर एनर्जी थी, और मैं पूरा एग्जाम के पहले वाला जो मंथ था वब से लेकर एग्जाम तक आई वॉज सो स्ट्रांग इनफ के, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी जो है वो सेव रखी थी। तो अपने आप को मैंने यूटिलाइज किया और मैंने जो है 12 से 15 घंटे में जो है वो पढ़ा आखिरी टाइम पर, क्योंकि सर ये जो एंड का जो टाइम का पढ़ना है ना सर, ये इट विल पे ऑफ यू इनफ, ठीक है? सर बहुत से टीचर सर वो यही बात कहते हैं कि सर आपने कंसिस्टेंसी रखनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। देखो ये बातें ना, बातें करने के हद तक बहुत बेहतर है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है रोज 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? आपको प्रॉपर
कितनी चीजें कवर करनी है। सर आपको लेट से, अगर मैं जिस तरह अपने स्टूडेंट को लॉ पढ़ाता हूँ, सर मैं क्या करता हूँ, सर लेट से अगर आज हमने एक टॉपिक कवर किया है, आपने बस वो टॉपिक अच्छा कवर कर लेना है। इट वुड टेक हार्डली, आपको जो है वो 1 घंटा लगेगा उसे कवर करने में, आपने उसे कवर कर लेना, दैट्स इनफ। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रोज डेली बेस के ऊपर अगर आप लॉ दे रहे हो तो आपको 4 से 5 घंटे लॉ रोज पढ़ना है, नहीं सर। आपको रोज का रोज कवर करना है। इट वुड हार्डली टेक योर 1 to 2 आवर्स। अगर आप 3 पेपर दे रहे हो तो शायद आपको अगर रोज से कवर करने के लिए आपको 4 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। आपको इतना लगाना है सर, ठीक है। फिर बाकी सारा सर आपको रखना टाइम अपना एंड टाइम के ऊपर। रिवीजन आपको प्योर करना आखिरी मंथ के अंदर, सही। फर्स्ट टाइम आप अभी आप कोई रिवीजन नहीं करो, अभी आप सिर्फ अपनी प्योर लर्निंग करो, ठीक है। क्योंकि मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ा चुका हूँ काफी हद तक, ठीक है, और लॉ तो मैं अभी कंसिस्टेंटली पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे से भी गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बाकी बात में अपनी अकाउंटिंग को लेकर। सर स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? सर सबसे पहली बात तो ये आपको कवर करने अपने स्टैंडर्ड्स थ्रू समरीज, ठीक है। आपने एक दफा अपने स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए अच्छी तरह से, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप तैयार हो गए, अब आपको स्टैंडर्ड्स की एक बात पता है, आपको एक एक ट्रीटमेंट पता है, फिर क्या करना है? फिर आपने सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो सर एक आम बच्चा क्या करता है, सर एक आम बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आज किया, एक हफ्ते बाद सर वो दोबारा उसी क्वेश्चन को लेकर उसने री अटेम्प्ट किया। सर बार बार वो एक ही तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, सर इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे डिफर कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कि आपने एक दफा एक चीज को अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने उस क्वेश्चन के नीचे लिखना है उसका लर्निंग आउटकम। सर ये लर्निंग आउटकम क्या चीज है, हमने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना इसका। तो ये एक्चुअली मेरा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क था, तो मैं एक्चुअली अपने अकाउंट्स के पेपर में किया करता था, सही। तो सर आपने क्वेश्चंस को एक दफा अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपने लिखना है नीचे। अब देखो, अब आपके ऊपर है, आप इंग्लिश में लिख रहे हो, उर्दू में लिख रहे हो, सिंधी में लिख रहे हो, तो जिसमें भी जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है, जिसमें आप जो है कंफर्टेबल हो, सर यहाँ पर आपको मेंशन करना है वो तमाम मुश्किल बातें जो आपने इस क्वेश्चन में सीखी, ठीक है। लेट से आपके पास एक रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन था, आप उसे अटेम्प्ट कर रहे थे और आपने इस क्वेश्चन में सीखा है चेंज इन यूजफुल लाइफ का इम्पैक्ट। तो आपने उस लर्निंग आउटकम के अंदर लिखना है कि भाई इसके अंदर ये वाली बात थी, और आपने एक एरो डालना है और लिखना है कि इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से होगी, ठीक। देखो अभी आपको लगेगा सर ये लर्निंग आउटकम लिखने में काफी टाइम लग रहा है, और सर मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी आगे इतनी हेल्पफुल होने वाला है। देखो ऐसा आपको लगता है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले लास्ट टाइम पर, क्योंकि देखो जब आपका जो लास्ट मंथ होगा, उस मंथ में, या अगर आप बात करो लास्ट वीक की, एग्जाम नाइट से पहले वाले वीक की, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन जो है अपने रिवाइज कर सको। तो सर ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में आपने जो है ना, जो आपने लर्निंग आउटकम लिखे होंगे, सर आपने उनको रीड करना है। उनको जब आप रीड कर लोगे तो आपके माइंड में सारी वेरिएशंस होगी। सर अकाउंटिंग तो आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सीख चुके हो, अब आपको रिपोर्टिंग सीखनी है FA1 के बेस पर, ठीक है। आपको आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट आ गया, आपने उसके इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ली क्लास के अंदर, और आपने होमवर्क भी अपने टाइमली कर रहे हो, यानी लेट से मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो क्लास में करवाऊंगा, कुछ आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। अगर आपने इतना इनफ कर लिया तो सर इसका मतलब क्या, आप बात समझ चुके हो। अब आपको बातें रिटेन रखनी है, और उन बातों को रिटेन रखने के लिए लर्निंग आउटकम इज द बेस्ट चीजें जो मैं अपने स्टूडेंट को नॉर्मली रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। इसके बाद इसके बाद सर आपने उस स्टैंडर्ड में से, लेट से अगर आप बात कर रहे हो IS 16 की, तो आपने 4 से 5 ना मुश्किल तरीन क्वेश्चन निकाल लेने उसमें से, ठीक है। अगर आप बोरिंग कॉस्ट की बात करो तो आपने उसमें से निकाल लेने, ठीक। डिपेंडिंग ऑन के चैप्टर कितना बड़ा है, यानी कि टॉपिक कितना बड़ा है। लेट से IS 40 है, छोटा टॉपिक है, तो आपने कम क्वेश्चन निकाल लिए। IS 16 जैसे थोड़ा सा बड़ा है, आपने ज्यादा क्वेश्चन निकाल लिए, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट कर लेने कि दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। उससे आपने ना री अटेम्प्ट करना है। देखो मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ही दफा करनी है, ये मेरी एडवाइस है, ठीक। अच्छा, अच्छा किसी का सर कंसर्न है कि सर आपका मतलब है हमने कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन को याद नहीं करना है। यस, आपने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। देखो हमारा जो असल मकसद है ना, वो कॉन्सेप्ट सीखना है। आप अभी 20 सवाल अटेम्प्ट कर लो, सर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वहां पर फिर आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाएगा, सही। आपने अभी एक टॉपिक के लेट से 50 सवाल कर लिए, सर आपको इट विल नॉट पे ऑफ यू, ये आपको पे ऑफ नहीं करेगा। आपको पे ऑफ क्या करेगा सर, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन मिलेगा। सर आप जानते हो कि ICAP में पास्ट पेपर रिपीट नहीं होते, नॉर्मली रिपीट नहीं होते, बहुत हार्डली चांस है सर कोई एडजस्टमेंट या कोई कोई क्वेश्चन जो है वो थोड़ी वेरिएशन के साथ दोबारा रिपीट हो गया। तो सर इसका मतलब क्या है, हमने कॉन्सेप्ट अपने इतने स्ट्रॉन्ग रखने हैं ना, और हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं सर साथ साथ क्लास में, तो हमने
इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट रखने हैं कि हम एग्जाम के अंदर जो आपसे जर्नल एंट्री या लेट से जो आपसे ट्रांजेक्शन वो पूछेगा ना, आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो। इस तरह सर IFRS 15 के ऊपर हम बात करें, अब सर एक डिटेल्ड स्टैंडर्ड है, इतना लंबा स्टैंडर्ड है, इतनी सारी उसके अंदर वेरिएशन है, आपको वो वेरिएशन नहीं याद, आपने उससे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, टीचर ने करा दिया, आपने कर लिया, सही। सर इट विल नॉट बी इनफ, आपको उसके जो स्टैंडर्ड्स के जो पॉइंट है ना सर, वो माइंड में बैठने चाहिए। अब सर वो माइंड में कैसे बैठेंगे? सर वो माइंड में ऐसे ही बैठेंगे कि आपने कोई ना कोई उसके लिए की पॉइंट बना लिए, कोई समरीज बना ली, कोई इस तरह की कुछ चीजें बना ली जिसके जरिए से आपने उसको रिटेन रखना है अपने माइंड में, ताकि आप देखो अभी आप अपने लिए आसानी करोगे तो ही आप एग्जाम नाइट में या एग्जाम वीक में अपने आप अपना जो सारा मटेरियल है उसे रिवाइज कर सकोगे। मेरे एक टीचर बहुत अच्छी बात कहते थे कि देखो उतना पढ़ो जितना तुम आखिरी टाइम पे रिवाइज कर सको, सही। ये एक बड़ी अच्छी बात है सर, और बड़ी लॉजिकल बात है, मैं मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सर आप लेट से आपने एक चीज कवर करी, देखो अच्छी बात है आप कवर करो, वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन आपने अपना जो प्राइमरी टाइम है सर वो उन चीजों को देना है, उतने उतने एरिया को जो जितने को आप आखिरी टाइम पे ना रिवाइज कर सको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने थोड़ी सी बात कर ली कि सर स्मार्ट स्टडी किस तरह की जाएगी। आई होप थोड़ा सा आपको ये एरिया जो है वो थोड़ा बेटर लगा हो, ठीक है, कि आपने फिर उसके कुछ मुश्किल तरीन क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट कर लेने अपने पास और उनको री अटेम्प्ट करना है। सर आपने सारे क्वेश्चन दोबारा बार बार री अटेम्प्ट नहीं करने, उनके अपने लर्निंग आउटकम लिखना है और उनको पढ़ना है, सही। अच्छा, इसके बाद सर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अच्छा सर, लास्ट बात क्या थी सर, जो आपने क्वेश्चन हाईलाइट किए थे आपने उनको पीरियोडिकली दोबारा सॉल्व करना है। फिर हम आगे बात करते हैं। सर कुछ एग्जाम टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सर पहली बात तो ये कि आपका अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर नहीं मुझसे नहीं हो सकेगा, तो फिर आप वाकई नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। देखो आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा ना आपका टेम्परामेंट मैटर करता है। आप कहते हो सर मैंने 2 स्टैंडर्ड कवर नहीं किए, तो सर आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। आप इस तरह से सोचो कि सर मैंने अगर 2 स्टैंडर्ड कवर नहीं किए, मतलब मैंने 20 मार्क का पेपर कवर नहीं किया, लेट से 80 मार्क का तो पेपर आप कवर करके गए हो ना सर, आप उस 80 मार्क के अंदर से भी पास हो सकते हो, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है सर? बात करने का मकसद है आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट, आपको खुद कॉन्फिडेंट रहना है, तभी आप चीजें जो है एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। और देखो इसके अंदर मैं एक और बात आपके साथ शेयर करूंगा, यही कि आपका जब आई कैप आप जब एग्जाम में बैठे होते हो ना सर, तो जो शुरू का आधा घंटा है ना सर, वो बहुत अहम आधा घंटा होता है सर। उसके अंदर जो बच्चा अपने नर्व्स पर काबू रख लेता है, जो पुरसुकून बैठ जाता है ना सर, वो पूरा पेपर जो है ना वो पास करके उठता है। फिर उस टाइम पे अगर आपने पैनिक कर लिया कि यार नहीं मुझसे चीजें नहीं होंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो आई कैप का कोई भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, इवन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप फर्स्ट टाइम एक पेपर देखते हो आपको लगेगा कि यार ये पेपर मेरी औकात से बाहर है, ठीक है। फर्स्ट गो में सबको ऐसा ही लगता है, ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन उसके बाद जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना, थोड़ा सा सुकून में आते हैं और लगता है यार हमें करना ही है। देखो हम पेपर देने के लिए आ गए तो मतलब क्या, पास ही करना है, कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं। तो सर फिर सुकून में आओ और उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह तुम्हें उसका फायदा होगा। सर इसके बाद क्या है सर, पंक्चुअलिटी, इसका मतलब क्या है सर? डेली का काम डेली कवर करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने डेली इतने घंटे पढ़ने हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने डेली जो कवर किया है ना, आपके टीचर ने जितना आपको पढ़ाया है वो आपने जरूर कवर करना है। सर यू मस्ट बी टास्क ओरिएंटेड नॉट टाइम ओरिएंटेड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मुझे इतनी चीजें कवर करनी है। अगर वो कवर आपने 1 घंटे में कर ली, दैट्स वेल एंड गुड। उसको कवर करने में आप थोड़े से लेट से आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है मुझे ज्यादा टाइम लगता है, आपने 3 घंटे में कर लिया, डजंट मैटर। बट यू मस्ट बी पंक्चुअल, कि आपने जितना आपने करा है ना सर, कंसिस्टेंसी आपके काम में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सर पंक्चुअल आप हो सर, आपने अपनी क्लासेस देने के लिए सर आपको खुद पता होना चाहिए कि सर मुझे ये चीज ये एरिया अगर आज कवर करना है तो करना है, ठीक है। इसके बाद सर अवॉइडिंग ऑल और मोस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सर आपको मेजोरिटी जो डिस्ट्रैक्शन है ना जो आपको पढ़ाई से रोकती हैं, उनसे सर थोड़ा सा दूर होना होगा, ठीक है। हम सीए कर रहे हैं सर, थोड़ा सा जो है ना हमें अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना होगा, इस सेंस में कि सर हमें हर चीज का एक प्रॉपर टाइम एलोकेट करना होगा। लेट्स अगर ये मेरा पढ़ाई का टाइम है सर, उसके अंदर मुझे मोबाइल को भी साइड पे रखना होगा, ठीक है। मुझे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को अलग करना होगा, तभी सर मैं कुछ कर सकूंगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो 4 पेपर्स दे रहे हैं सर, इट विल बी लाइक अ हेल इन द वेरी लास्ट वीक। जो आपका एग्जाम वीक होता है तो सर आपको अंदाजा हो जाएगा कि 4 पेपर देना कैसा होता है, ठीक है। तो आपको सर थोड़ा सा ना पहले बाकी के स्टूडेंट के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होना होना होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन। इसके बाद
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। देखो, आपको हर किसी से ना एडवाइस नहीं लेनी, ठीक है? एडवाइस ऐसे बंदे से लो जो वाकई आपको लगता है कि यार ये बंदा एडवाइस देने के काबिल है, ठीक है? सर, आप एक बंदे से एडवाइस ले रहे हो जिसका अपना अफेयर बन जाए, वो चौथी अटेम्प्ट में निकला है, ठीक है? इट विल नॉट पे ऑफ यू, ठीक है? आपको ऐसे बंदे से एडवाइस लेनी है जो आपको लगता है कि यार ये वाकई कॉम्पिटेंट बंदा है। और सर, आपने एडवाइस सबकी लेनी है। अच्छा, इसमें स्पेशली मैं आपको ये रेफर करूंगा कि आप अपने टीचर से एडवाइस लोगे, वो सबसे ज्यादा बेटर होगी, ठीक है? लेकिन सर, कुछ कुछ स्टूडेंट के फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो वाकई जो है वो बहुत अच्छे होते हैं और आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हो। लेकिन सर, आपको अननेसेसरी हर किसी बंदे से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। यार तुम बताओ मैं कैसे कवर करूं, या तुम बताओ मैं कैसे कवर करूं, ठीक है? आपने खुद अपना प्लान बनाना है। मैंने आपको एक थोड़ा सा स्केड्यूल बना के दिया, लेट से मैंने आपको अपना एक सीक्वेंस बताया, अपने इस सीक्वेंस में लेकर अपने आपको चलना है। और मैंने आपको थोड़ा सा स्केड्यूल वो बता दिया कि सर आपको स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है, तो आप इसको भी सर फॉलो कर सकते हो। इंशाल्लाह इसका आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होने वाला है। इसके बाद सर, आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर, ठीक है? और सर कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं सर कि मैंने आज पढ़ लिया, अभी मैंने एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया, नहीं सर। आपके साथ ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? आपको अगर पेपर फर्स्ट गो में पास करना है तो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगेन देखो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना है। तो इससे आप अपनी एनर्जी लूज कर दोगे लास्ट टाइम के लिए, ठीक है? ऐसा आपको करना है, कब करना है? एग्जाम के लास्ट मंथ के अंदर। तो लास्ट मंथ के अंदर आपको ऐसी कंसिस्टेंट चाहिए होगी, तभी आपका एग्जाम जो है वो निकल पाएगा। लेकिन सर, ये जो टाइम चल रहा है ना सर, इसमें अपने अपनी कवरेज मुकम्मल करनी है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सर मुझे इतना एरिया कवर करना है ना, तो बस मुझे करना है, ठीक है? अब उसके लिए आप आपने 4 घंटे एलोकेट कर दिए, आप 4 घंटे में करते हो, वेल एंड गुड। आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, लगाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अच्छा, मस्ट फॉलो पासिंग मार्क्स अप्रोच इन एग्जाम। देखो, पासिंग मार्क्स अप्रोच क्या होती है, मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम के लिए अलग होती है और सेमेस्टर के लिए अलग होती है। तो दोनों के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अच्छा, जस्ट म्यूटिंग द माइक ऑफ पार्टिसिपेंट। अच्छा मुबीन, आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है? हाँ सर, मैंने आपसे बात कर रहा था पासिंग मार्क्स अप्रोच इन एग्जाम। सर, इसका मतलब क्या है? पासिंग मार्क्स अप्रोच का मतलब क्या है? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि हम यहीं से बात नेक्स्ट उसमें शुरू करें अपनी मीटिंग में। थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम रह गया है। आई होप दिस सेशन विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट जूम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। अराउंड आपको 15 से 20 मिनट और जो है सेशन में रहना होगा इंशाल्लाह, ठीक है? 15 से 20 मिनट के बाद हमारी बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं नेक्स्ट लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर हम बाकी बात उसमें करते हैं। अच्छा सर, हम एग्जाम टिप्स पर बात कर रहे थे। मैंने आपसे लास्ट बात कही थी कि हम हमें पासिंग मार्क्स अप्रोच फॉलो करनी है। तो देखो, पासिंग मार्क्स अप्रोच एग्जाम के अंदर ना दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, आपने सब क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स ले लिए तब भी आप पास हो सकते हो, या फिर आपने कुछ क्वेश्चंस में फुल मार्क्स ले लिए तब भी आप पास हो सकते हो, ठीक है? सर, मेरी ये जो अप्रोच थी, मेरी अगर मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताऊं तो मेरी जो अप्रोच थी वो दूसरी वाली थी, ठीक है? यानी मैं कुछ क्वेश्चंस में फुल मार्क्स ले लेता था, ठीक है? मतलब मेरा गोल ये होता था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेना। अगर मैं शेयर करूं तो सर, मैंने शायद कॉस्टिंग का पेपर आई क्लियर्ड इट विथ जस्ट अटेम्प्टिंग 60 मार्क्स ऑफ माय पेपर, ठीक है? मैंने 60 मार्क का पेपर करके अपना अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्टिंग का पेपर जो है वो पास किया। तो सर, ये सब कैसे हुआ था? ऐसा इसी वजह से हुआ था कि मैंने दूसरी वाली पासिंग मार्क्स अप्रोच फॉलो की थी, ठीक है? क्योंकि सर, पासिंग मार्क्स अप्रोच का मतलब क्या है? ऐसी अप्रोच जो आपका पेपर पास कर दे, ठीक है? अब देखो, इट डिपेंड्स कि आपके पास पेपर किस तरह का आता है और आपका एक्यूरेसी लेवल किस टाइप का है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट होते हैं ना सर कि उन्हें बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन वो छोटी छोटी जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं। सही, उन्हें लगता है कि यार मैं मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी वो कोई ना कोई मिस्टेक जो है एग्जाम में कर देते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो सर उनके लिए बेस्ट मेरे लिए सजेशन यही है कि आप फर्स्ट वाली अप्रोच के साथ जाएं। यानी आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन हर क्वेश्चन को पासिंग मार्क्स तक अटेम्प्ट करें। सर, इसका मतलब क्या है? लेट से अब जो इजी क्वेश्चन है सर, आप उनको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए जाएं, और जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है उनको आप पासिंग मार्क्स एटलीस्ट उनके अटेम्प्ट करें। अब मैंने आपसे जिस तरह बात की कि मैंने कॉस्टिंग का पेपर, कॉस्ट अकाउंटिंग सर, कैफ 8, सर उसे मैंने 60 मार्क्स के ऊपर पास किया था अपने, जब मेरा स्टडी टाइम था। तो सर उसमें मैंने क्या किया? सर, मैंने 60 मार्क के पेपर के लिए सर कोई 2.5 आवर्स एग्जाम के अलॉट कर दिए स्ट्रेट अवे। मुझे पता पता था कि ये जो 60 मार्क का पेपर है ये इतना ईजी है मेरे लिए कि मैं इसको 100% टाइम देकर भी ना अपना यानी इसी एरिया से भी पास हो सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने अपने आप को उसके अंदर रखा। और
अपनी 100% एक्यूरेसी के लिए गया, सही, कंप्लीटनेस के लिए नहीं गया बल्कि एक्यूरेसी के लिए गया। तो मेरी अपने स्टूडेंट को ये सजेशन होती है, जितने भी मेरे अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कि आपके पास एक एज है, आपका पेपर जो है वो प्रैक्टिकल पेपर है, तो आप अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप जो है विदाउट अटेम्प्टिंग योर कंप्लीट पेपर आप पास हो सकते हो, ठीक है। यानी अब बच्चा कहता है सर मैंने पेपर जो है वो 80 मार्क का अटेम्प्ट किया, 20 मार्क का छूट गया, सर मेरा पेपर तो रुक जाएगा, नहीं सर ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका पेपर 60-70 मार्क्स के ऊपर भी पास हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने जो अटेम्प्ट किया है ना वो किस लेवल का है, ठीक है। तो सर हमें करना जो है ना, अब मेरी जो आपके लिए जो मेरी सजेशन होगी सर वो यही होगी कि देखो आपने आइडेंटिफाई करना है जब आपके सामने एग्जाम आएगा कि एग्जाम किस टाइप का है। अब सर कुछ पेपर होते हैं ना, उनमें कुछ एरिया आपको लगता है यार ये एरिया बड़ा ईजी है, मैं इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो सर वो जो हल्का एरिया है ना, आपने उसे प्रॉपर टाइम देकर, ऐसा नहीं सर अगर आपको लगता है इजी मार्क्स तो आपने जल्दी जल्दी जो है उसे खत्म करने की कोशिश करी और आगे बढ़े, नहीं सर ऐसा आपने नहीं करना। इजी मार्क्स के ऊपर प्रॉपर टाइम उतना ही लगाना जितना उसकी हैसियत है, यानी 1.8 मिनट के हिसाब से। लेकिन आपके माइंड में गोल क्या होना चाहिए, आपके माइंड में गोल होना चाहिए कि मुझे 100% एक्यूरेट रहना है, सही, मुझे प्रॉपर इसे ठीक करना है। सर अगर आप अपने पेपर के देखो, नॉर्मली जो आपका आईक्यू का जो पेपर का जो स्ट्रक्चर है ना सर, वो आपको 60-40 का रेशियो है। सर 40% आपको लगेगा कि पेपर आपके औकात से बाहर है, 60% तो आपको लगेगा नहीं आप पेपर कंट्रोल के अंदर है। तो वो जो 60 मार्क वाला जो एरिया है ना सर, उसे आपने प्योरली अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। फिर जो 40 मार्क वाला एरिया है सर, उसमें सर आपने लगानी है ऐसी वाली अप्रोच कि आपने हर क्वेश्चन को इतना अटेम्प्ट करना है कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसमें से मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो अभी आप लोग जिस स्टेज पर हो, मैं आपको यही रेफर करूंगा कि आपका जो जिसमें मैंने आपको कुछ एरिया आइडेंटिफाई करवाया, यानी कैश फ्लो का, सिंगल एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनल अकाउंट्स, सर ये वो एरिया है जिसको आप ना अपना अलग कर सकते हो। यानी बाकी एरिया से आपने कहा कि मुझे 100% मार्क्स सिक्योर करने हैं और इस एरिया से मुझे मैक्सिमम मार्क्स जितने मैं कर सकूं एग्जाम में मुझे वो सिक्योर करने हैं, तो इस तरीके से भी आप पास हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सर मैंने क्या कहा कि डू फॉलो योर टीचर्स और मेंटर्स स्ट्रेटेजी, सही। सर आपके जो भी टीचर्स हैं सर, आप उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं सर, आपको जो वो बता रहे हैं सर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा इस वक्त मार्केट में पढ़ा रहे हैं सर, वो यकीनन अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, तो यकीनन उसने जो है काफी स्टूडेंट के पेपर पास करवाए होंगे, तो अगर उसने इतने स्टूडेंट के पेपर पास करवाए हैं तो आपका भी करवा सकता है, ठीक है। तो आप उसकी स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो, या फिर जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई आप उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम टिप्स के ऊपर बात कर ली सर। इसमें सबसे अहम बात होती है वो पासिंग मार्क्स अप्रोच की थी। आई होप ये वाली बात आपको मेरी समझ में आई हो। इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और हमें थोड़ी सी बात अब करनी है टाइम मैनेजमेंट टिप्स के ऊपर। सर टाइम को हम किस तरह से मैनेज करें, देखो बड़ी आसान सी बात है, ये समझ लो कि सर ये मेरा अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस है और मैं खुद ऐसा ही करता हूँ। सर बी योर ऑन बॉस, तो मतलब क्या है इसका, देखो भाई तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हें पेपर देने हैं, तुम्हारे पास 4 पेपर हैं, यू मस्ट बी योर ऑन बॉस। आपको पता होना चाहिए कि सर मेरी जो इस वक्त कंडीशन है, मेरी जो इस वक्त हालत है वो कैसी है, मुझे उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। आपको अपने आप को खुद कंट्रोल करना होगा, ठीक है। आप 4 पेपर दे रहे हो और आपकी अभी तैयारी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको प्रॉपर तौर पे ज्यादा टाइम के साथ अपना अभी से कहानी स्टार्ट करनी होगी। तो दूसरी सिनेरियो क्या हो सकता है कि सर आपने कहा कि मेरी अच्छी खासी तैयारी है और मैं अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुका हूँ, तो फिर आपने जो है अब स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना है। आपने कुछ समरीज बनानी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने पास अलॉट अलाइन करने जिसको जो आपके एक्चुअली लास्ट डे रिवीजन के टाइम पर काम आएगा, ठीक है। क्योंकि सर लास्ट डे ना आप पूरा का पूरा एक साथ सिलेबस जो है ना नहीं रिवाइज कर सकते, तो उस टाइम आप यही समरीज जो आपकी बनाई हुई होंगी सर, आप इन्हीं को एक्चुअली रिकॉल कर रहे होंगे और आप कुछ क्वेश्चंस के जो लर्निंग आउटकम जो मैंने आपसे कहे आप उनको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये मैं आपके सामने एग्जाम नाइट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लर्निंग आउटकम है ये और जो आपके पास क्या कहते हैं आपकी जो समरीज है सर, ये आपको लास्ट डे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके बाद सर मेक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म टारगेट। सर आपको अपने हिसाब से ना अपने टारगेट सेट करने हैं, ठीक है। सर लेट से आपने कहा कि मुझे, अगर मैं अपने आपके सामने FA1 की बात करूं तो आपने बोला कि सर मुझे IAS 16 और IAS 40 जो है वो कवर करना है 1 हफ्ते के अंदर, ये आपने अपने एक टारगेट सेट कर लिया। तो सर इस टारगेट को, अच्छा ये आपका था लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सर शॉर्ट टर्म टारगेट फिर क्या होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट फिर आपका ऐसा होगा कि यार मुझे इसके अंदर ना इतना एरिया आज कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका होगा शॉर्ट टर्म टारगेट। तो आपको दोनों बनाने हैं सर, अगर आपने एक में भी सर अपनी मिस कर दिया ना सर, लेट से आप शॉर्ट टारगेट तो बना रहे हो लेकिन आपको कोई लॉन्ग टारगेट नहीं है, पर उससे क्या नुकसान होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे निकल गया और आप कितना एरिया अभी भी आपका बाकी है, ठीक है।
तो एक प्रॉपर आप में प्लानिंग के साथ काम करना है। और सर स्टे डिटरमिन्ड, आपने एक दफ़ा प्लान सेट कर लिया, उसके बाद सर आपने ऐसा नहीं करना सर, आप जो है एक दिन अगर अपने टाइम से पीछे रहेगा तो आपने बोला यार तुम्हें पीछे ही रह गया ना, आप क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा नहीं है सर, आपने फ़ौरन जो है, क्योंकि सर सिंपल सी बात है ना कि अगर आपका प्लान ए फेल हो जाए तो आपके पास 26 लेटर्स हैं टोटल एबीसी के अंदर, ठीक है, तो आप अपना प्लान बी की तरफ जा सकते हो। इसके बाद अवॉइड मेकिंग अनरियलिस्टिक टारगेट्स। सर आपने अपने टारगेट्स ना अपने आप को देखते हुए सेट करने हैं। सर आपका दोस्त जो है उसने आज 3 आईएएस खत्म कर लिए, लाजमी नहीं कि सर आपकी और आपके दोस्त की मेंटालिटी जरूर सेम हो, ठीक है। तो सर आपने अपने अपने आप को देखते हुए यार मेरी क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि सर हो सकता है ना आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई में थोड़े अगर एवरेज हो तो आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो गए, आप कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत अच्छे हो गए। तो हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो आपने अपने आप को देखते हुए ना अपने टारगेट्स जो है वो सेट करने हैं, ठीक। और इट मस्ट नॉट बी अनरियलिस्टिक, अदरवाइज सर सारे के सारे जो ना सर प्लानिंग वो उससे कोई फायदा नहीं बचेगा फिर, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको बातें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। इसके बाद स्टडी स्मार्टली। सर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी आप जो है अपने टाइम का सही यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा सर, अकाउंट्स के अंदर में अगर थोड़ी सी अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सर आप जो है आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो सर ये है कि लेट से आपने आपने 2-3 स्टैंडर्ड जो है वो एक साथ स्टार्ट किए, लेट से आप 3-3 घंटे जो है सबको दे रहे हैं, ठीक है, या आप 1-1 घंटा सबको दे रहे हैं। एक एक तरीका तो सर ये है। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि आपने एक स्टैंडर्ड उठाया और आपने उसे 3 या 4 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो इसके अंदर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस टाइप के हो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो सर मैं जो है, लेट से अगर मैं बात करूं जो मेरे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं सर, उनके लिए मैं यही करता था कि नॉर्मली एक दफा बैठा, स्टैंडर्ड को समराइज किया और उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, उनके लर्निंग आउटकम लिखे, स्टैंडर्ड क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद जब भी उसे डिवाइस करना होता था सर, मैंने समरी पढ़ी, लर्निंग आउटकम पढ़े, मेरा स्टैंडर्ड डिवाइस, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो अपने छोटे स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन अगर आप बात करो सर जो बड़े टॉपिक है, जस्ट लाइक सिंगल एंट्री हो गया सर, फाइनल अकाउंट्स हो गया या कैश फ्लो, सर क्या इनमें भी आपने ऐसे करना है, यानी आप लेट से एक हफ्ता बैठ गए और आपने एक हफ्ता बैठ के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए? नहीं सर, आई विल नॉट रिकमेंड यू, ठीक है, आप ऐसा नहीं करना। तो फिर आप क्या करोगे सर, ऐसे जो बड़े जो टॉपिक्स है ना उनके आपने टाइम बनाने, लेट से एक दिन में एक क्वेश्चन, आपने एक दिन में सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन कर लिया, डेट्स एनफ, ठीक है। आपने इस तरह से अपने आप को लेकर चलना है सर, ऐसा करोगे तो ही एग्जाम टाइम तक आपकी चीजें आपके माइंड में रिकॉल होंगी। सर अकाउंट्स ऐसी चीज है, आप जानते हो कि देखो आज आपने एक क्वेश्चन कर लिया, सिंगल एंट्री आपने बहुत अपनी अच्छी कर ली, सर एक महीने बाद आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये किस तरह से काम चल रहा है। तो आपने ना इसमें कंसिस्टेंट रहना है, रोज एक क्वेश्चन आपने इसका कर लेना है। तो ये एक मेरा छोटा सा तरीका है, आपको आई होप इसके बारे में आइडिया होगा। अच्छा सर, लास्ट बात कर रहे हैं सर, मेक प्रॉपर प्लानिंग। सर प्लानिंग के बगैर कोई भी काम सर आप अचीव नहीं कर सकते, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग सेट करनी होगी। सर 4 पेपर है तो उसके हिसाब से प्लानिंग, 3 पेपर है तो उसके हिसाब से प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाने से थोड़ा सा पहले मैं आपसे जो बात कर रहा था रिगार्डिंग IS-16 के, सर व्हाट इज एक्चुअली IS-16, आपको सॉरी, व्हाट इज एक्चुअली PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से भी ये पहले बात की थी, तो मुझे कुछ इस तरह के आंसर मिलते हैं सर। एक ऐसा सर एक नॉन करंट एसिड होता है, किसी ने कहा सर, फिर एक ने कहा कि सर एक एसिड होता है। तो इस तरह की बात है। देखो एक आपको कोई अगर बात कर रहा है ना, आपको स्टैंडर्ड ने बड़ी प्रिसाइज बातें की हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में बातें बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत क्लियर हैं। तो अगर आप उनको नहीं पढ़ रहे हो ना, तो उसका मतलब क्या है, आपके माइंड में बात क्लियर हुई नहीं। अब दूसरी बात है कि सर हम स्टैंडर्ड पढ़े पढ़े भी तो कहाँ से पढ़े, मतलब अब क्या हम जो है IFRS खोल के बैठ जाएं? सर अगर आप वहां से खोल के बैठते हो तब तो सर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सर इतनी ज्यादा डिटेल है कि आप इस लेवल पर तो शायद उसको जो है पढ़कर नहीं समझ पाओगे। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने शेयर शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपसे सामने आइडिया लाने वाला हूँ कि कुछ समरी किस टाइप की हो सकती है। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा PPE के ऊपर कि व्हाट इज एक्चुअली PPE, सही। ये एक्चुअली मेरा स्टडी मटेरियल है जिसके थ्रू मैं एक्चुअली पढ़ाता हूँ सर। ये IS-16 के ऊपर बात हो गई। अच्छा, देखो IS-16 जो है ना सर, अगर हम इसकी बात करें कि PPE क्या होता है, मैं थोड़ा सा ना 1 मिनट के अंदर इसे कवर करने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम एक्चुअली किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से हमें स्टैंडर्ड्स जो है ना वो कवर करने चाहिए। तो देखो PPE का मतलब क्या है सर, ऐसी चीज जो 2 कंडीशन फुलफिल कर दे। मैं थोड़ा सा तेज बात कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी टॉपिक नहीं पढ़ रहे, ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बात करूंगा। अच्छा,
इसके अलावा अगर आप चाहो कि सर मुझे इसका डिटेल जो है वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। आई विल सेंड यू माय नंबर, ठीक है। मैं अभी बल्कि अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ चैट के अंदर, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल शेयर विद यू द रिकॉर्ड लेक्चर ऑफ फ्यू टॉपिक्स, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो सर मैंने कहा कि पीपीई क्या होता है। देखो भाई, ऐसा ऐसी कोई भी चीज जो दो कंडीशन फुलफिल कर दे। सर वो दो कंडीशन क्या होती हैं? सर वो दो कंडीशन होती है। नंबर वन, पहली बात क्या है? सर हमारे पास टेंजिबल नॉन करंट एसिड हो। देखो अगर आप खाली नॉन करंट एसिड बोलते हो ना, तब भी बात आपकी कंप्लीट नहीं है। यू मस्ट से सर ऐसा एसिड, कौन सा एसिड जो टेंजिबल भी हो और नॉन करंट भी हो। पहली बात हमने सीखी। फिर सर पीपी का मतलब क्या है? ऐसा एसिड जो टेंजिबल भी हो और नॉन करंट एसिड भी हो। उसके बाद इसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। अब देखो यूजफुल लाइफ के ऊपर भी बात करना, तो इसमें भी बहुत बातें निकल जाएंगी। यानी सर मैं यूजफुल लाइफ कह रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक लाइफ नहीं कह रहा हूँ। इकोनॉमिक लाइफ कुछ और होती है, यूजफुल लाइफ कुछ और होती है। आप एक सप्लायर के पास गए, आपने कहा कि मुझे एक पीपीई खरीदना है। उसने कहा कि सर मेरे मेरे पास जो एसेट है ये 50 साल चल रहा है। आपने बोला मुझे यूज ही 20 साल करना है। तो आपके लिए लाइफ क्या हुई? आपके लिए यूजफुल लाइफ 20 साल हुई और उस प्लांट की इकोनॉमिक लाइफ 50 साल हुई। तो खैर इस तरह की बहुत सारी बातें जो हम पढ़ते हुए इंशाल्लाह करते हैं। तो मैं आपसे सामने थोड़ा सा ये शेयर कर रहा था कि एक्चुअली पीपीई क्या है। सर पीपीई के लिए मैंने आपसे कहा कि दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली बात, टेंजिबल हो, नॉन करंट एसिड हो और उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा सर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था नॉन करंट एसिड क्या होता है। आई होप इसका आपको आइडिया होगा। इसके बाद सर वो यूज होता हो इन 5 एरियाज के अंदर। सर वो 5 एरियाज क्या हैं, हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। सर ऐसा टेंजिबल नॉन करंट एसिड जो यूज हो रहा हो या तो प्रोडक्शन करने में या सर्विस देने में। सर सर्विस देने की एग्जांपल क्या हो सकती है? मैं अपने स्टूडेंट को नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ कि सर जो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, सर वहां पर भी बहुत सारी सर मशीनरी होती है, ठीक है। सर क्या वहां पर आप कोई गुड्स बना रहे हो? नहीं सर, आप गुड्स तो नहीं बना रहे। तो फिर आप क्या कर रहे हो? सर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी आपको कोई एसिड यूज हो रहा है, तो वो भी आपका पीपी के अंदर क्लासीफाई होगा। फिर सप्लाई टू अदर भी हो सकता है। सर सप्लाई टू अदर का मतलब क्या है? आप की कोई डिलीवरी वैन हो गई, ये भी आपका पीपीई के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा, यानी जिसके जरिए आप अपनी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो किसी और शख्स को। सर एडमिन पर्पस के लिए आपने एक चीज को लिया हुआ है, तो एक टेंजिबल नॉन करंट एसिड को जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा थी, आपने उसको यूज किया हुआ है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सर वो भी आपके लिए पीपी हो जाएगा। सर रेंटल टू अदर्स, आपने एक चीज खरीदी, एक एकोमोडेशन, एक प्रॉपर्टी खरीदी, किसी और को रेंट पर दे दी। अब जो बच्चे IS 40 पढ़ चुके होंगे, सर वो मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा सर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ना बहुत डिटेल में बात हो सकती है। खैर अभी हम क्योंकि ये टॉपिक नहीं पढ़े, मैंने एक जस्ट आइडिया दे रहा था कि व्हाट इज पीपी। तो हमने इसका थोड़ा सा आइडिया ले लिया। यो बाबा आपको बात क्लियर होगी कि पीपी मतलब ऐसी चीज जो दो कंडीशन फुलफिल करते हैं। पहली बात वो टेंजिबल नॉन करंट एसिड हो और हैविंग यूजफुल लाइफ। देखो मैंने इकोनॉमिक लाइफ नहीं बोला, यूजफुल लाइफ बोला, यानी जितना टाइम आपको उस एसिड को यूज करना है, दैट्स ऑल। और वो यूज होता हो इन 5 एरियाज के अंदर, ठीक है। अब वो 5 एरियाज क्या थे मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो IS 16 का, IS 40 का, IFRS 9 का और IS 2 का सर मेरे पास लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, मेरा अपना, ठीक है। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आई विल सेंड यू दीज लेक्चर्स, ठीक है। इसके बाद और अगर आपको प्रॉपर क्लास चाहिए और सारे स्टैंडर्ड इसी तरह से कवर करने जिस तरह से मैं एक्चुअली करवा रहा हूँ, तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद इधर वर्चुअल वेन्यू, और आप यहाँ पर मेरे पास रजिस्टर हो सकते हैं विद CA ब्रांड, सी कैंपस, ठीक है। आई एम अवेलेबल इन बोथ एरियाज, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की थोड़ी सी FAR 1 के हवाले से। अब सर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने और शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग, देखो आप में ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो इस वक्त लॉ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, मुझे बताओ ताकि मैं थोड़ी सी उसके बारे में बात कर सकूँ, वरना हम सेशन को भी एंड कर देंगे और क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो एनी ऑफ स्टूडेंट जो अभी लॉ अटेम्प्ट कर रहा हो? अच्छा, सही है सर, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो लॉ साथ में अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लॉ के हवाले से थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करूंगा। ऑफ कोर्स ये लॉ का सेशन नहीं है, लेकिन अभी हमें मौका मिला है तो सर हम थोड़ी सी बात लॉ के हवाले से भी कर लेते हैं कि एक्चुअली लॉ में हम किस तरह स्मार्टली जो है ना वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ लॉ की, ठीक है। अच्छा,
सर लॉ के ऊपर अगर हम बात करें तो अच्छा, इसकी एक प्रॉपर ना डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मेरे पास अवेलेबल है इस चैप्टर का। ये चैप्टर नंबर 19 है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 19 मौजूद है, और साथ में मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी लॉ के हवाले से और एग्जाम की ग्रेड एग्जाम स्ट्रक्चर, ये सब बातें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, सो दैट आई विल सेंड यू दिस लेक्चर। ठीक है, और अगर आपको अच्छा, हम थोड़ी सी पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर करता हूँ मेन बातें, जिससे आपको आइडिया होगा कि हम किस तरह लॉ के अंदर जो है अपनी स्मार्टनेस को लाकर इस पेपर को, इस मुश्किल तरीन पेपर को, जो नॉर्मली मुश्किल तरीन कंसिडर किया जाता है, उसको, क्योंकि अलहमदिल्ला मेरा 4 सेशन अलहमदिल्ला मैं पढ़ा चुका हूँ बिजनेस लॉ के अब तक। ठीक है, तो सर एक बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है, क्योंकि इसकी वजह ये ना कि सर मैंने स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है ना उसको समझने की कोशिश की है। आप जानते हो सर, एक सेशन के अंदर ना 200 बच्चा लेट से एक इंस्टीट्यूट के अंदर लॉ के क्लास के अंदर बैठा होता है, और हार्डली सर उसमें से ना 15 से 20 बच्चा पास होता है। सही, तो सर ऐसी क्या लैकिंग है सर? क्या टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे? अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो वो 15 बच्चा भी क्यों पास कर रहा है? ठीक है, तो फिर सर लैकिंग कहाँ आ रही है? तो वो लैकिंग को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की थी लॉ के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो मैं थोड़ी सी बात इसमें करूंगा। यस, थोड़ी सी अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करूंगा मैं। एजेंडा को हम स्किप करते हैं। अच्छा सर, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, आपको लॉ पास करने के लिए ना, लॉ पास करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है ना, देखो आपको लॉ पास अगर करना है तो कंपनी लॉ आपके लिए सबसे की एरिया होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने मर्केंटाइल लॉ को इग्नोर कर देना है, नहीं सर, ऐसा मैं कभी भी नहीं कह रहा। लेकिन कंपनी लॉ ऐसा एरिया है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, और आई होप कि सारे स्टूडेंट मेरी इस बात से एग्री होंगे। यानी ये वो एरिया है कि सर इसमें आप जो है ना मैक्सिमम मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो सर इस कंपनी लॉ की ना मैंने अपनी चार्ट बेस्ड समरी बनाई है, जिसकी कुछ ग्लिम्पसेस आपसे मैं इसी वीडियो में शेयर करता हूँ थोड़ा सा, कि वो किस टाइप की नजर आने वाली है। अच्छा, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, हम बात स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, तो मैंने आपसे कहा कि कंपनी लॉ जो है ना सर, उसे मैंने पूरा समराइज करने की कोशिश की। ठीक है, यानी पूरा कंपनी लॉ मेरे पास चार्ट बेस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, जो मेरी अपनी बनाई गई समरी है। सर उससे क्या होगा? सर क्या हमें स्ट्रेटेजिक पर नहीं करना? कि सर ऐसा नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिक्स को भी रेफर करना है। अच्छा, वही आपने हैंड रेस किया है, आपको कुछ कहना है, आप कह सकते हो। मुहिबुल्ला राव, ऐसा ही नाम है आपका? यस, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि सर वो जो कंपनी लॉ का जो पोर्शन था ना सर, उससे मैंने समराइज करने की कोशिश की। और ठीक है, सही, मैं आप समझ गया आपकी बात, आपने पहले हैंड रेस किया था। तो सर वो प्रॉपर चार्ट बेस्ड समरी मेरे पास मौजूद है, जिसके जरिए कंपनी लॉ अब हैज बीन अ पीस ऑफ केक फॉर माय स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने कोशिश ऐसा की कि सर इसे मैं इतना आसान कर दूं ना सर आपके लिए, कि आपका जो लर्निंग टाइम है वो भी सेव हो सके। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने स्टूडेंट से नॉर्मली करता हूँ लॉ के हवाले से, देखो लॉ पास करने का ना एक ही तरीका है। अगर आपने आखिरी टाइम पे, यानी एग्जाम नाइट में, यानी एग्जाम का जो पहले आपको एक दिन मिलता है, अगर आपने पूरा लॉ उस दिन बैठ के रिवाइज कर लिया ना, तो आपका लॉ पास है। ये मेरी एक अपना मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन से डिफर करे, बट मेरा ओपिनियन ये है। और आई होप मैक्सिमम बात लोग इस बात से एग्री करेंगे। सर प्रॉब्लम क्या आती है, लॉ आखिरी दिन में रिवाइज नहीं होता ना सर, मसला ये आता है। आप पूरा लॉ, पूरा सिलेबस, पूरे 27 चैप्टर एग्जाम नाइट में या एग्जाम से पहले वाले दिन में रिवाइज नहीं कर पाते। और सर उसी प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने ये समरी बनाई। ठीक है, जिसकी मदद से इंशाल्लाह वो जो लास्ट डे रिवीजन है ना, उसमें आप पूरा कोर्स जो है ना सर उसे आप रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, और मर्केंटाइल लॉ जो मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ फ्रॉम द बेस्ट रिसोर्स दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सर इसके लिए हमें कुछ और चीज की जरूरत नहीं है, हमें किसी कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई हैवी बुक्स की जरूरत नहीं है सर। कुछ लोग आप जानते होंगे शायद, सर नॉर्मली जो टीचर्स हैं वो उन्होंने कुछ अपनी बुक्स बनाई हुई है मर्केंटाइल लॉ को लेकर। सर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई कैप इज द बेस्ट रिसोर्स, हमें आई कैप की स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए फॉर मर्केंटाइल लॉ पर्पस। ठीक है, लेकिन सर बात जो है ना मर्केंटाइल लॉ में, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखो मर्केंटाइल लॉ में ना आपसे वो, अच्छा सर स्टूडेंट का कंसर्न है कि आप समरी जो है वो हमसे भी शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 19 की वीडियो है, ये वीडियो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, आपने मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अभी क्योंकि मैंने आपसे बताया मेरा जो लॉ का जो सेशन है विद वर्चुअल वेन्यू जो स्टार्ट हुआ था सर, एक पोस्ट रिजल्ट बैच में स्टार्ट किया था, एंड इट वाज स्टार्टेड।
इन एट द एंड ऑफ मई। ठीक है, तो उसमें हम कुछ एरिया कवर कर चुके हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर लॉ के लिए ज्वाइन करना चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, खैर मैं आपके सामने जो भी बात रखने जा रहा हूँ ना सर, इसके ये इसका जो आपको फायदा होने वाला है वो ऐसा फायदा होने वाला है कि आप अगर खुद भी चाहें तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप कुछ अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो सर मर्केंटाइल लॉ के मैंने बुक को क्यों रेफर किया, वो इस तरह से देखो, इसमें हमने जो है ना वो चीजें समझनी है। आप जानते हो कि सर इसमें अराउंड 90% तक ना आपसे वो सिनेरियो पूछेगा। ठीक है, तो बुक का रट्टा मारने का कोई फायदा हुआ नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर सर बुक से पढ़ने का क्या फायदा है? बुक से पढ़ने का असल फायदा सिर्फ यही है कि उसमें एग्जाम्पल्स गिवन है, और जिस तरीके से मैं कवर करता हूँ एग्जाम्पल्स को, यानी या हर टीचर जाहिर सी बातें करते होंगे सर जो भी पढ़ाते हैं मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, तो वो जो एग्जाम्पल्स है ना सर वो आपको अपने माइंड में बिठानी होती है। लेकिन कंपनी लॉ में सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ बुक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको प्रॉपर रिटेंशन करनी है एक एक चीज की। ठीक है, इसके बाद फिर सर ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत बात की जाती है। आप जानते हो सर, आपने लॉ कवर कर लिया, उसके बावजूद बच्चा कहता है कि मेरा लॉ फेल हो गया। तो इसमें फिर वजह क्या आती है सर? इसमें एक वजह आपकी ड्राफ्टिंग आती है। ठीक है, आप आंसर, आपको पता है एक बात, लेकिन आप उसको सही तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो तब भी आप लॉ के अंदर फ्लप हो सकते हो। ठीक, और जब हम इतना एरिया कवर कर लेते हैं तो फिर हम हर चैप्टर के बाद जो है वो पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सर ये जरूरी है। आपने चैप्टर कवर कर लिया, आपने उससे पास्ट पेपर नहीं देखा, आपको पता ही नहीं ना सर कि एग्जामिनर की नेचर क्या है, वो किस तरह से बात कर रहा है। तो इस तरीके को आपने थोड़ा सा फॉलो करना है, सो दैट आप लॉ जिसे एक जाइंट पेपर को आप आसानी से कवर कर पाओगे। ठीक है, और टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लास्ट डे रिवीजन, सर ये मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर किया, और डिटेल्ड मैं इसका स्टूडेंट के साथ मैं शेयर करता हूँ मजीद। ठीक है, तो अभी आपको जो मैंने बात की सर वो यही की कि आपने ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि आप लास्ट डे ना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको। अगर आपको लगता है कि सर आप लास्ट डे पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो तो आप लॉ पास कर सकते हो। ठीक है, सर इसकी बेस्ट, मतलब हम किस तरह से ये बात सोचें कि सर हम लास्ट डे पूरा कोर्स रिवाइज कर पाएंगे? तो देखो देखो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है, लेट से आपने एक चैप्टर उठाया। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ लेट से प्रोस्पेक्टस की। अब सर प्रोस्पेक्टस ऐसा चैप्टर है कि ये आपके लिए लास्ट डे में ना सर इट शुड बी अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर। अगर आपको लगता है कि आप इसको आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर पाते हो तो इट मीन्स यू आर अप टू द मार्क। और आपको लगता है नहीं सर मुझे कम से कम 2 दिन लग जाते हैं इसे रिवाइज करने में, या 1 दिन लग जाता है, तो इट मीन्स कि आपको बहुत एफर्ट की जरूरत है, और आपको कुछ स्मार्ट एफर्ट की जरूरत है। ठीक है, स्मार्ट वर्क एफर्ट की मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी, लाइक समरीज। वो समरीज का आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि सर वो समरीज किस टाइप की होंगी। सर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ मैंने सर कुछ डिस्कस किया कि कंपनी और सोल प्रोप्राइटर में क्या फ़र्क है। सर इसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँ तो सर जस्ट लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है सर? अगर आप बुक को रेफर करें सर उसमें काफ़ी डिटेल गिवन है इसके बारे से, लेकिन सर वो आपको पढ़ने का मटेरियल, सर आपको याद क्या करना है? आपको याद सिर्फ मेरी स्लाइड्स करनी है, डेट्स ऑल। सर इतना आपने एरिया कवर कर लिया कंपनी लॉ का, इंशाल्लाह आपका लॉ का पेपर पास होगा इंशाल्लाह। तो सर मैं ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्रोड्यूस रिजल्ट। ठीक है, विद दीस समरीज। तो सर जिस तरह मैंने आपके सामने थोड़ा सा रेफर किया कि इस तरीके से हम इंशाल्लाह पूरा लॉ जो है ना, पूरा कंपनी लॉ वो पढ़ते हैं। तो ये इसकी वीडियो जो है चैप्टर नंबर 19 की आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, आप उससे जो है इस बारे में राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम जो है ना इस स्टाइल में सर हम समरीज के जरिए ना अपना लॉ को कवर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक आप इसको देख सकते हो कि सर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी को कितना समराइज फॉर्म के अंदर, जस्ट लाइक अगर आप रेफर करो तो सर सिंगल मेंबर कंपनी की लेट से मैं कहूँ तो क्या होता है, तो आप कहोगे सर ऐसी कंपनी विच इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर, और वही बंदा उसका डायरेक्टर भी होगा। सर इस बात को पढ़ करके आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो अपनी वर्डिंग के अंदर, आप कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर सिंगल मेंबर कंपनी इज अ कंपनी दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेंबर हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सर क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आई होप आप ऐसा कर सकते हो। तो सर हमें इतनी ही सर बात चाहिए अपने माइंड में रिटेन करने के लिए। सर आपने इतना एरिया अगर अपने माइंड में रिटेन कर लिया तो आई होप आप लास्ट डे अपने कोर्स को रिवाइज भी कर पाओगे और आप पेपर भी पास कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें हम जो है कवर करते हैं, जस्ट लाइक सर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का डिफरेंस। तो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा लॉ के हवाले से, सर लॉ को हम किस तरह से अपना आसान बना सकते हैं। तो हम दोबारा अपने आ जाते हैं FA1 के सेशन के ऊपर और हम बात कंटिन्यू करते हैं उसमें। सर हमने ऑलमोस्ट पूरी बात मुकम्मल कर ली है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर यू। ठीक है, आपके माइंड में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेशन या किसी भी हवाले से जो एथिकल क्वेश्चन हो सर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ नाउ यू कैन ऑन योर माइक और आप मुझसे बात कर सकते हैं।
सर FA1 के हवाले से आपको कोई गाइडलाइन लेनी हो, या फिर आप आईए भी साथ में अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से कोई भी गाइडलाइन लेनी हो, या आप लॉ के हवाले से आप मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। यस, एनी ऑफ यू। यस अजमल, यस सजील अमजद, सॉरी। सर मैंने ये पूछना था कि जब हमारा ये कोर्स कवर हो जाएगा, हम सारे लेक्चर अपने कंप्लीट कर देंगे, हाँ, तो वो कौन से IAS 16 है जिनका रोजाना हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए वो कौन सा? डेली बेसिस पे? अच्छा, वो कौन एक सा क्वेश्चन, आईएएस है? प्रैक्टिस क्वेश्चन ठीक लाजमी है, करना सही, है। मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। इसके लिए मैंने हाँ आपसे कहा था कि देखो, मैंने आपसे कहा कि कुछ स्टैंडर्ड जो है वो छोटे स्टैंडर्ड हैं, सही है। छोटे से मुराद आपके पास हो गया, लेट्स से बोरिंग कॉस्ट हो गया, IAS 40 हो गया, IAS 20 हो गया। सर ये ऐसे स्टैंडर्ड है, इनके लिए आपको ऐसा नहीं कि सर आप फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे रोज बैठ के एक क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। इनके लिए मैं आपको ये स्ट्रेटेजी दूंगा जिस तरह से मैं एक्चुअली पढ़ाऊंगा। यानी मैं लेट्स से जो मैंने आपको जिस तरह समरी दिखाई, इस समरी से हम लेट्स से पूरा हमने स्टैंडर्ड कवर किया, उसके बाद हमने इससे क्वेश्चन करें और आपने भी अपना एंड पे इसको कवर किया, ठीक है। उसके बाद आप एक दफा लेकर बैठे, समरी रिवाइज की, क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन के नीचे उसके लर्निंग आउटकम लिखे, 3 या 4 या 5 मुश्किल क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए, उनको एक दफा दोबारा री अटेम्प्ट किया। आपने इतना फीस अगर गुजार दिया है तो फिर आपने इस टॉपिक के साथ दोबारा क्या करना है? तो सर आपने फिर ना इसको लेट्स से बाई मंथली बेस पर या मंथली बेस पर आपने इसको दोबारा से इसी सीक्वेंस के अंदर आपने दोबारा रिवाइज करना है। सर ये सीक्वेंस में क्यों कह रहा हूँ, देखो आप जब दोबारा लेके बैठोगे ना, चाहे आप 2 हफ्ते बाद लेके बैठो, आपने सीक्वेंस सेम रखनी है। पहले समरी से रिवीजन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपने जो है कैलकुलेटर उठाना है और सर कुछ कवर करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपने जो है अपने लर्निंग आउटकम को रीड करना है। अब सर फिर कौन से वो एरिया है जिनको आपने मुकम्मल एंड तक रोज एक क्वेश्चन करना है, सर वो आपके पास फिर आपके पास आ जाएगा आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या सिंगल एंट्री, या फिर आपका कैश फ्लो। ठीक है, ये वो एरियाज है जिनके लिए आपको रेफर करूंगा कि आप रोज एक क्वेश्चन इनका करो। ठीक है, अब कोई कहेगा सर मैंने अभी तक सिंगल एंट्री स्टार्ट नहीं किया, तो आपने जो इनमें से कर दिया आप उनका क्वेश्चन स्टार्ट कर दो करना। ठीक है, तो और जैसे आपने इसको कवर कर लिया तो उसके बाद से आप इसका रोज डेली बेस के ऊपर एक क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, आप टाइम सेट कर सकते हो। लेट से आपने बोला कि मैं 2 दिन मैंने सिंगल एंट्री कर लिया, तो 2 दिन मैंने इनकम एक्सपेंडिचर कर लिया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट। अच्छा, मुहिबुल्लाह राव ने कहा है कि सर आपकी जो स्टैंडर्ड की समरी है, जो आपके स्टूडेंट नहीं है, क्या आप उनको अवेलेबल कर सकते हैं? अच्छा, मैंने आपसे जिस तरह कहा कि आपको मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया, आप मुझसे इस हवाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, आई विल आंसर टू यू। इसके अलावा कोई भी आपने बात करनी है रिगार्डिंग दिस सेशन, आप मुझसे कर सकते हैं। एनी ऑफ यू? यस सर, किसी का कोई भी कंसर्न हो रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड समरी इंशाल्लाह आई विल मेक इट के मैं मैक्सिमम सब समरी जो है अपने आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, मेरे कुछ वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, मैं आपको वो आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको प्योर कंप्लीट सिलेबस कवर करना है तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर ज्वाइन होना होगा इंशाल्लाह। सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम बात को अभी एंड करते हैं। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पूछना है तो हम आई एम अवेलेबल टू यू फॉर मोर देन 2 मिनट्स। यस, ठीक है, ऑलराइट। आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं रिगार्डिंग दिस सेशन। ठीक है, आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, मैंने कोशिश ये की कि मैं वो एरियाज हाईलाइट कर सकूं जो प्रैक्टिकल एरियाज हों। ठीक है, मतलब सर आप देखते हैं ना सर, बेसिक नॉर्मल बातें सर हर कोई कर रहा होता है ना, लेकिन देखा जाए तो सर वो बातें जो हमें प्रैक्टिकली जो हमें हेल्पफुल होंगी, सर वो बातें नॉर्मली इस तरह के सेशन में हमें नहीं सुनने को मिलती। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ जो मैंने आपके साथ किए। ठीक है, जस्ट लाइक 4 पेपर्स का एक्सपीरियंस। सर इस तरह की बातें एटलीस्ट इट विल हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर जर्नी इंशाल्लाह। ठीक है, and alhamdulillah I've got a good reviews, so that's all for today.